किस्त वाला प्रश्न का वीडियो भेजा था ना, देखिए उसको, समझ आ गया। सेम वैसा ही प्रश्न आया था अभी अमीन पटवारी में, देखें वीडियो को, समझ आया किस्त वाला प्रश्न कैसे सॉल्व होना है। सेम ऐसा ही प्रश्न आया था अमीन पटवारी के एग्जाम में। अभी अमीन पटवारी के एग्जाम अगर देखे होंगे तो सेम इसी वैरायटी का एक प्रश्न था, इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम का ही, किस्त वाला प्रश्न। दो पार्ट में तोड़ करके उधारी बांटने वाला प्रश्न हो गया है ना। एक प्रश्न और देख लो, बस 3 पार्ट में तोड़ करके पैसा उधारी देंगे अपन। महिला पर्यवेक्षक में आया था प्रश्न एक बार, कभी ब्याज को बराबर करने बोलेगा, कभी मिश्र धन को बराबर करने बोलेगा। तो 2 प्रश्न और करेंगे बस इस चैप्टर में, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे अपन। 2 प्रश्न और बचे हैं। इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम के प्रश्न में किसी को डाउट है क्या जो पढ़ाया था? मतलब वीडियो देखे होंगे जिसका, देखियो समझ आया, उसमें पूरी कहानी बताया हूं कि बैंक को फायदा क्या होगा, कस्टमर को फायदा क्या होगा, ये सारी बातें समझाया हूं। उसको अगर आप खुद से पढ़ेंगे, बुक में जो तरीका लिखा हुआ है, समझाया था वीडियो में भी, कि बुक में सीधे ऐसा लिख दिया है, उस तरीके से कुछ समझ में आता नहीं है। बुक में तो सीधे लिख देता है 3 साल अगर समय है तो 2 साल का मिश्र धन प्लस 1 साल का मिश्र धन प्लस मूलधन, ऐसा लिख देता है, जो बिल्कुल भी काम का नहीं है, मतलब समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो अगर आप डिटेल्ड प्रोसीजर देखे होंगे, वीडियो को देखे होंगे, तो समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट जो दिए होंगे उस पे 2 साल का ब्याज ऐड हो जाता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो दिए होंगे उसमें 1 साल का ब्याज ऐड हो जाता है, और तीसरे इंस्टॉलमेंट में कोई ब्याज ऐड नहीं होता, क्योंकि वो तो वर्तमान की ही बात है। तो लगता है कि 100 100 100 300 ही पटाए, लेकिन 300 से ज्यादा पट चुका रहता है। फिर वहां से कंपैरिजन करके उत्तर ले आइए, वो तरीका बताया था। नहीं देखे हो क्या? देखे हो? लगती ना आप लोग के रिस्पॉन्स से कि देखे हो। कैसे यार, आप देखे हो क्या? क्या देखे हो? 100 100 100 300 नहीं होगा, कितना होगा? 200। नहीं देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? तो फिर क्या 100 100 100 200 बोलते हो यार? साले 100 100 100 300 से ज्यादा बोलना चाह रहा हूं मैं, आप 200 बोलते हो उसको। 100 100 100 पटाए तो लग रहा है 300 पटाए हो, लेकिन 300 से ज्यादा पट चुका है, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट जो 100 दिए उस पे 2 साल का ब्याज जुड़ा है, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो 100 दिए उस पे 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज जुड़ा है, और वर्तमान में जो 100 दिए उस पे ब्याज ऐड नहीं हुआ है। तो लगता है 300 पटा है, लेकिन 300 से ज्यादा पट चुका है। समझ आ रहा है? तो वहां से कंपैरिजन करके ही बता देते उत्तर आप। तो सारे तरीके बताए हूं। अमीन पटवारी का प्रश्न देख लीजिएगा, वो प्रश्न इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम का ही था। चलिए इसके आगे देखिए, फिर इसके आगे समझिए। 1-2 प्रश्न और बचे हैं, हमको कर लेते हैं, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया था प्रश्न। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में प्रश्न आया था साधारण ब्याज का ही, और 3 पार्ट में तोड़ करके उधारी देने वाला प्रश्न आया था। उससे पहले कुछ बेसिक बातें अनुपात को लेकर के बताओ मेरे को, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसे मैं A अनुपात B अगर लिखूं 2:3, B अनुपात C अगर मैं लिखूं 4:5, तो यहां से A अनुपात B अनुपात C का मान बता पाओगे क्या? क्या बताओगे? क्या क्या आएगा, वही पूछ रहा हूं। 8 12 15 आएगा। ए अनुपात बी अगर 2:3 है और बी अनुपात सी अगर 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना आना चाहिए। कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा ये, अभी जो कैलकुलेशन अपन करेंगे वहां पर बहुत काम आएगा। अच्छा उसको छोड़ो, ये वाले को बताओ। जैसे मैं लिख दिया ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 3:4 है, इस केस में ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा? क्या आएगा? 2:3:4 आएगा यहां पर, और वहां पे 8 12 15 आएगा। ये कैलकुलेशन में आवश्यकता पड़ेगी, और ये सब अगर जान गए हैं तो फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान देना, ये सब अनुपात के चैप्टर में पढ़ेंगे आप। सीआई खत्म हो जाएगा, फिर अनुपात समानुपात चालू करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे आप। लेकिन उससे पहले थोड़ा सीख लो,
ए बी और बी सी का रेशियो अगर आपको दिया है, ए बी और बी सी का रेशियो दे करके आपसे ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, ए बी और बी सी का रेशियो दे करके आपसे ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे ए बी सी का रेशियो? आप बी को क्या करोगे? सेम। बी अगर सेम है तो लफड़ा है ही नहीं, बी अगर सेम है तो डायरेक्ट आप क्या लिख दो? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 4, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। अगर बी सेम है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, बी सेम है तो मिला करके एबीसी का रेशियो लिख दो 2 अनुपात 3 अनुपात 4। लेकिन बी अगर अलग अलग है, बी अगर अलग अलग है तो अभी के लिए ऐसे याद रखो 2 अनुपात 3 4 अनुपात 5 ऐसे जमा लेना पहले, और जो खाली जगह है उसको बाजू वाले से भर देना। बाजू में क्या था? 4, तो खाली जगह को 4 से भर दिया, खाली जगह को 3 से भर दिया। अभी के लिए याद रखो, इसके पीछे की कहानी वगैरह नहीं बता रहा हूं मैं, पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर समझाऊंगा मैं आपको अनुपात जब पढ़ाऊंगा तब। अभी बस ये समझो कि ए बी और बी सी का रेशियो दिया है, अगर बी सेम है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधे एबीसी का रेशियो लिख दो 2:3:4। अगर बी अलग अलग है, अगर बी अलग अलग है तो ए बी और बी सी का रेशियो देने पर एबीसी का रेशियो कैसे निकालोगे? जमाओ 2:3 4:5 ऐसा जमा देना। ए रेशियो बी और बी के नीचे लिखना बी रेशियो सी। बाजू में जो संख्या है उसको लिख दो, बाजू में जो संख्या है उसको लिख दो। अब ऊपर नीचे गुणा करो, कितना आएगा? 8। ऊपर नीचे गुणा करो, कितना आएगा? 12। ऊपर नीचे गुणा करो, कितना आएगा? 15। 8 12 15। इस प्रकार से आप एबीसी का रेशियो निकाल लेना। अभी के लिए याद रखो, ये समझ पा रहे हैं? अब ये तीनों अगर किसी संख्या से कटते हैं तो काट भी देना, ये आदत डालना हमेशा। रेशियो के पदों को हमेशा न्यूनतम मतलब सरलतम रूप में लिखने का आदत डालना। 8 अनुपात 12 अनुपात 15 ये तीनों किसी संख्या से कटेंगे क्या? बताओ मेरे को। 8 12 15 किसी संख्या से कटेंगे क्या? तीनों अगर समान संख्या से कटते हैं तो काट के सरलतम रूप में लिखना, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि 5 अनुपात 10 का सरलतम रूप क्या होगा? 1 अनुपात 2। 12 अनुपात 15 अनुपात 18 का सरलतम रूप क्या होगा? 4 अनुपात 5 अनुपात 6। तो अनुपात के पदों को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो अगर ये तीनों कटते तो काट देते, लेकिन यहां पर तीनों कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं, तो 8 12 15 एज इट इज छोड़ देंगे आप। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि बी अगर सेम है तो फिर सीधे सीधे एबीसी का रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन बी अगर सेम नहीं है, बी अगर सेम नहीं है तो ऐसे जमाना ए रेशियो बी, बी के नीचे बी रेशियो सी, बाजू में जो है उसको लिख दो, बाजू में जो है उसको लिख दो, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे गुणा। क्यों ऐसा हुआ, कहां से आया, ये सब छोड़ो, अभी अनुपात में पढ़ेंगे पूरी बातों को। बन जाएगा? बताओ तो इसका क्या लिखोगे फिर? ए रेशियो बी में आपको दिया 4:5 और बी रेशियो सी में आपको दिया 9:10। चलिए यहां पे निकालिए तो एबीसी का रेशियो क्या आएगा? ए रेशियो बी आपको दिया 4:5, बी रेशियो सी आपको दिया 9:10। तो यहां पर एबीसी का रेशियो निकालिए। आ गया? कर पा रहे होंगे ना? 36 45 और 50 आया सभी का? ये बनना चाहिए सभी से। जमा दीजिए ऐसा 4:5 और उसके नीचे लिख दीजिए कितना? 9:10। खाली जगह को बाजू वाले से भर दीजिए। ये 9 लिख दीजिए, यहां कितना? 5 4 9 36, 5 9 45 और 5 धाम कितना? 50। 36 45 50 बनेगा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कर पाएंगे? ए बी और बी सी का रेशियो अगर दिया है तो ए बी सी का रेशियो आपको बताने आना चाहिए। बढ़ू आगे। इसके अलावा ये सब तो पता होगा, ये सब का तो यूज अपन कर चुके हैं, इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी कैलकुलेशन में। 50 को ए और बी में 3 अनुपात 2 में बांटने बोलूं तो बांट पाओगे क्या? कितना कितना मिलेगा ए को बी को? ये तो आता है ना, ये तो कर चुके हैं बहुत जगह पे काम, ये सब तो करवाए हुआ है प्रतिशत में, लाभ हानि में। 50 रुपए को ए और बी में 3 अनुपात 2 में बांटना है तो ए को कितना मिलेगा? 30 और बी को कितना? कैसे निकाले? हाँ बताओ बताओ।
सीधे ऐसा बोलो ना यार, 5 का वैल्यू कितना है 50, 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना 50, तो यहां से 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 का वैल्यू 50/5 यानी कितना 10। 1 का वैल्यू मेरे को मिल गया 10। अब 1 का वैल्यू अगर मिल गया तो जितने का पूछेगा बता दो। ए मतलब 3 का वैल्यू 30, बी मतलब 2 का वैल्यू कितना 20। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे काम कर रहे हैं यार अपन, औसत में, प्रतिशत में, लाभ हानि में, हर जगह पे काम किए हैं। बन जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, अब आ जाओ साधारण ब्याज के चैप्टर में आ जाओ। फिर से 2 प्रश्न करेंगे इसमें। ब्याज का फॉर्मूला याद है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कैसे आया था ये बात भी समझाया था। लिखिए प्रश्न लिखिए। एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपए का निवेश 3 भागों में, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपए का निवेश, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपए का निवेश 3 भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपए का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। 3%, 4% और 6%, 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया, वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था। तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था। तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था। तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था। एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपए को 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था। A person invested a total of ₹9,000 in 3 parts at 3%, 4% and 6% per annum on simple interest. A person invested a total of ₹9,000 in 3 parts at 3%, 4% and 6% per annum on simple interest. At the end of a year, he received equal interest in all the 3 cases. At the end of a year, he received equal interest in all of the 3 cases. Find the amount invested at 6%. बोलो बनाओ। ये तो आसान है, इससे टफ होगा जो महिला पर्यवेक्षक में आया था, क्योंकि यहां पर तो ब्याज को बराबर करने बोल रहा है, वहां पर तो मिश्र धन को बराबर करने बोला था, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड है फिर। और आजकल व्यापम पुराने प्रश्नों को नहीं पूछ रहा है। इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम पूछा है, कभी नहीं पूछा था। एकदम सिंपल प्रश्न बनाता था पहले, अच्छे प्रश्न बना रहा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आने वाले व्यापम के एग्जाम्स में, सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के। 9,000 को 3 पार्ट में तोड़ दीजिए, X रुपया, Y रुपया, Z रुपया, ऐसा ले लीजिए। कितना रहा है 2,000। 3 पार्ट में तोड़ दीजिए, X Y Z ले लीजिए, X रुपया, Y रुपया, Z रुपया ले लीजिए। 2 पार्ट में तोड़ना होता तो अपने पास काम आसान रहता है, 3 पार्ट में तोड़ने के लिए फिर X Y Z ही लेके बनाइए। मान लीजिए 9,000 रुपए में राम को दिया X रुपए,
श्याम को दिया वाई रुपए और मोहन को दिया जेड रुपए, ऐसा ले लीजिए। 9,000 रुपया है, इसमें राम को दिया है एक्स रुपए, श्याम को दिया वाई रुपए, मोहन को दिया जेड रुपए। राम को 3% दर पर, श्याम को 4% दर पर और मोहन को 6% दर पर। तीनों से बराबर ब्याज मिला है एक साल में, तो तीनों के ब्याज को बराबर करो, योग नहीं करना है, तीनों के ब्याज को बराबर करो। 100 निपटा दो, 100 निपट जाएगा। रिलेशन मिलेगा क्या? 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 6z निकलेगा। ईयर को सेकेंड ईयर ही लेंगे कि एक ही रहेगा साल को? क्या मतलब हर साल सिर्फ एक एक डालेंगे कि दूसरा है तो दूसरे साल दो? एक ही साल की बात ही हो रही है, एक एक साल के लिए दिया है तीनों को पैसा, तो समय एक ही साल रखेंगे ना, एक ही साल के लिए पैसा दिया तीनों को। जैसे आप तीनों को मैं पैसा दिया एक एक साल के लिए। अब इसके बाद कैलकुलेशन करिए, रेशियो क्यों लगाए बीच में, बराबर करिए उसको, बराबर बोला है ना। 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 6z तक पहुंचे क्या? पहुंचे वहां तक। अब एक बार आधे को इक्वल करो, 3x इक्वल टू 4y करो, तो वहां से x बटा y मिल जाएगा, मतलब x रेशियो y मिल जाएगा। ये कहां से आया आपका? x बटा y निकालो ना पहले, इन दोनों को इक्वल करके x बटा y निकाल लो, 4/3, और उधर वाले को इक्वल करके y बटा z निकालो, कितना आएगा? 6/4 मतलब 3/2, 2000। x रेशियो y कितना आया? 4/3 आया। x बटा y 4/3 आ रहा होगा, मतलब x रेशियो y कितना हो गया? 4/3। y बटा z कितना आ रहा है? हाँ 3/2, मतलब y रेशियो z कितना हो गया? 3/2। x रेशियो y मिल गया आपको 4/3 और y रेशियो z मिल गया कितना? 3/2। वहां से x y z का रेशियो निकाल लो, चूंकि y सेम है तो डायरेक्ट लिख दो, फिर y सेम है ना तो मिला करके लिख दो x y z का रेशियो कितना? 4/3/2 हो जाएगा, 4/3/2। अब 9,000 को बांट दो 4:3:2 में, 4,000 3,000 2,000, तो 6% दर पर, मतलब आखिरी वाला बताना है आपको। एबीसी का रेशियो आएगा 4/3/2। ये क्या है? ये x बटा वाई कितना? 4/3। y बटा जेड कितना आएगा? ये क्या है? y बटा जेड 6/4 आएगा। y के नीचे कौन जाएगा? z, तो 6 के नीचे कौन जाएगा? 4, तो y बटा जेड 6/4। वहीं पे काट के 3/2 लिख दो ना उसको, वहीं पे काट के 3/2 लिखो, दिखेगा y सेम है। तो x y z का रेशियो आया 6 4 3, कितना? 4 3 2, सॉरी 4 3 2 आया ना। 4 3 2 में 9,000 को बांट दो, क्योंकि 9,000 क्या है? इन तीनों का टोटल वैल्यू है। एक्स वाई जेड तीनों का टोटल वैल्यू ही क्या है? 9,000 है। तो 9,000 को एक्स वाई जेड में 4 3 2 के रेशियो में बांट दीजिए, क्या आएगा? 4,000 3,000 2,000, खत्म हो गया क्वेश्चन। आपसे पूछा क्या है? 6% वार्षिक दर पर कितना धनराशि उधारी दिए थे, मतलब जेड पूछा है, कितना आएगा? 2,000। निकाले? देखो समझा रहा हूं, बनने लायक प्रश्न था। आप खुद सोचो ना, मिश्र धन को बराबर करने बोलेगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रश्न, और महिला पर्यवेक्षक में मिश्र धन को बराबर करने ही बोला था। छोड़ दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। अब मिश्र धन को बराबर करने वाला भी एक प्रश्न कराऊंगा। दो पार्ट में अगर उधारी बांटा होता तो फिर एक पार्ट को क्या बोलते? एक्स, और दूसरे को क्या बोलते? 9,000 माइनस एक्स बोलते। यार समझ आ रहा है? दो पार्ट में अगर तोड़ा होता तो एक को एक्स बोलते, दूसरे को 9,000 माइनस एक्स, जैसा कराया था पिछले क्लास में प्रश्न। लेकिन यहां पर 3 पार्ट में बांटा है पैसा। राम को दिया है पैसा उधारी, जैसे मेरे पास 9,000 रुपया है, 9,000 रुपया में मैं राम को दिया, श्याम को दिया और मोहन को दिया। अब राम को कितना दिया? मान लीजिए राम को कितना दिया? x रुपए, श्याम को कितना दिया? y रुपए, और मोहन को कितना दिया? z रुपए। 3 पार्ट में तोड़ने का तरीका कोई और तो है नहीं यार, एक्स वाई जेड मान के बना लेते हैं। 2 पार्ट में तोड़ना होता, जैसा कि मैंने प्रश्न कराया भी था आप लोग को, 10,000 को 2 पार्ट में तोड़ना है तो मैंने क्या बताया था?
एक को मान लो x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 10,000 माइनस x। लेकिन 3 पार्ट में तोड़ने के लिए एक्स वाई जेड मान लो, तो मेरे पास 9,000 रुपया है, 3 लोगों में पैसा उधारी बांटा में, राम को दिया x रुपए, श्याम को दिया y रुपए और मोहन को दिया z रुपए। इसका मतलब इन तीनों का टोटल कितना होना है 9,000। कितने कितने समय के लिए दिया प्रश्न में बोला है, एक एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए दिया राम को, एक वर्ष के लिए दिया श्याम को और एक वर्ष के लिए दिया मोहन को। जैसा बोलेगा प्रश्न में वैसा ही लेना है। अब तीनों से बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है, तीनों से जितना ब्याज राम देगा उतना ही ब्याज श्याम देगा, उतना ही ब्याज मोहन देगा। तो राम कितना ब्याज पटाएगा बोलो, x रुपए पर 3% की दर पे एक साल में इतना ही ब्याज पटाएगा ना। अरे ब्याज का फॉर्मूला, राम का मूलधन कितना है x, दर कितना 3, समय कितना 1/100। श्याम कितना ब्याज चुकाएगा, y रुपए पर 4% की दर पे एक साल का ब्याज, और मोहन z रुपए पे 6% की दर पे एक साल का ब्याज। 100 कटेगा ना, 3 4 6 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कटता तो काट देता। 3 4 6 तीनों कटता, समान संख्या से तो काटता, नहीं कट रहा है। 100 कटा, क्या आएगा यहां से 3x इक्वल टू कितना 4y इक्वल टू कितना 6z। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, बनेगा यहां तक। तीनों से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो तीनों के ब्याज को मैं बराबर किया, तीनों के इंटरेस्ट को बराबर करने पर 100 कट गया। 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 6z। बस ब्याज के नाम का इतना ही काम था इसमें, केवल कैलकुलेशन है इसमें। अब बनेगा यहां तक। अब इसके बाद आपका मन है कि आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हो। चलो 2 तरीके बता रहा हूं कैलकुलेशन करने के। यहां से आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला तरीका मेरा क्या है कैलकुलेशन करने का, याद करो मैं पहले भी बोला हूं कि बराबर में डेटा दिया रहेगा तो बराबर में क्या करना, के मान लेना। एक तरीका यह है कैलकुलेशन करने का, बराबर में डेटा दिया है तो बराबर में क्या माना, के। अब x का वैल्यू k के टर्म में जल्दी से बताओ तो क्या आएगा, k/3 आएगा क्या। y का वैल्यू k के टर्म में k/4 और z का वैल्यू k के टर्म में k/6 आएगा। एक बार 3x बराबर k किया तो x का वैल्यू k/3, 4y बराबर k किया तो y का वैल्यू k/4, 6z बराबर k किया तो z का वैल्यू k/6। अब आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9,000, है ना 9,000। x का वैल्यू पुट करो कितना k/3, y का वैल्यू k/4, z का वैल्यू k/6 बराबर कितना 9,000। 6 4 3 का एलसीएम बोलो 12, ये हो गया 4k, ये 3k, ये 2k, इधर पे 9,000। कैलकुलेशन करेंगे 4 3 7 2 9, 9k/12 बराबर कितना 9,000। तो यहां से 9 से काटेंगे 1,000, k का वैल्यू कितना आया 12,000, k अपने पास 12,000 आ गया। तो बता दीजिए, ये देखिए x का वैल्यू क्या बताओगे 12,000/3 मतलब कितना 4,000, y का वैल्यू 12,000/4 मतलब कितना 3,000, z का वैल्यू 12,000/6 मतलब कितना 2,000। एक तरीका ये है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो रहा है। ये भी एक तरीका है काम करने का। बराबर में जब भी डेटा दिया रहेगा गणित में तो बराबर में के माना जाता है। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे प्रश्न हैं और आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। वो जो पुराने प्रश्न थे कि कोई धनराशि 3/2 गुनी हो जाती है, कराए ना ऐसे प्रश्न, 2 गुनी हो जाती है 4 गुनी, वैसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम पूछा, मिश्र धन को बराबर करने वाले प्रश्न पूछा, ऐसे प्रश्न रिसेंटली पूछा है व्यापम इस चैप्टर से। तो 9,000 रुपए को 3 पार्ट में उधारी बांटे हैं तोड़ करके। तो राम को दिए x रुपया, श्याम को दिए y रुपया, मोहन को दिए z रुपया। राम इतना ब्याज पटाएगा, श्याम इतना ब्याज पटाएगा, मोहन इतना ब्याज पटाएगा। तीनों का ब्याज बराबर बोला है प्रश्न में, तो तीनों के ब्याज को बराबर किया तो वहां से ऐसा संबंध आया 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 6z। अब इसके बाद एक तरीका मैं इधर लिख रहा हूं कैलकुलेशन का, एक तरीका उधर लिखूंगा अभी। तो एक तरीका ये हो गया कि बराबर में डेटा दिया था तो बराबर में आपने क्या किया, के मान लिया। अब यहां से x का वैल्यू क्या आएगा k/3 आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा k/4 और z का वैल्यू क्या आएगा k/6। अब आपके पास 9,000 जो है वो तीनों का टोटल है, x y z तीनों का टोटल 9,000। तो x का वैल्यू पुट किया, y का पुट किया, z का पुट किया। 3 4 6 का एलसीएम 12, नीचे वाले से भाग दिया 4 आया, 4 का k में गुणा किया 4k।
नीचे वाले से भाग दिया 3 आया, 3 का के में गुणा किया 3 के, नीचे वाले से भाग दिया 2 आया, 2 का ऊपर वाले के में गुणा किया 2 के, 9 के बटा 12 बराबर 9000, 9 से कट किया 1000, तो के का वैल्यू कैलकुलेट करने पर 12000, के 12000 आया, तो 12000 को 3 से भाग दिए तो x मिल गया 4000, 12000 को 4 से भाग दिए तो y मिल गया 3000, 12000 को 6 से भाग दिए तो z मिल गया कितना 2000। अब आपसे पूछा क्या था 6% दर पर कितना रुपया उधारी दिए, मतलब आपसे z का वैल्यू पूछा है, कितना आएगा 2000। जितना सीख सकते हैं कैलकुलेशन को सीखिए, क्योंकि ये इस प्रकार का कैलकुलेशन बहुत जगह पे मिल जाएगा आपको, पूरे गणित में बहुत जगह पे कैलकुलेशन मिलेगा, इसीलिए इस प्रश्न को लिया हूं। और समझ पा रहे हो, अगला प्रश्न चेक करूंगा सभी से मैं, बनेगा ये तरीका। दूसरा तरीका देखो, थोड़ा आसान है दूसरा तरीका थोड़ा आसान रहेगा, जो तरीका बता रहा हूं, नोट किए इसको। देखो दूसरा तरीका क्या है, 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू कितना 6z, ये दिया था, तो एक बार आधे को बराबर करो, आधे को बराबर करने का मतलब 3x बराबर 4y, और एक बार आधे को बराबर करो 4y बराबर कितना 6z, ऐसा आधे आधे को बराबर किया। अब यहां से x के नीचे ले आओ किसको, y को ले आओगे, तो 4 के नीचे कौन आएगा, आएगा 3, y आया इधर नीचे, 3 आया इधर नीचे, y के नीचे ले आओ किसको, z को, तो 6 के नीचे कौन आएगा 4, 6/4 को यहीं पे ऊपर नीचे कटता है तो काट के क्या लिख दो 3/2, 6/4 ऊपर नीचे कटता है, कट करके यहीं पे 3/2 लिख दो। अब आपको x बटा y मतलब x रेशियो y कितना मिल गया 4:3, y बटा z मतलब y रेशियो z कितना मिल गया 3:2। y अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, सीधे मिला के लिखना है, y अगर सेम नहीं होता तो अभी सिखाया था इससे पहले, y सेम है तो सीधे मिला के लिख दीजिए, y सेम नहीं होता तो ये आपको सिखाया था कि y अगर सेम नहीं होता, जैसे कि यहां पर b सेम नहीं था तो अपन इस प्रकार से जमाएं, उसके बाद यहां पर बाजू वाले को यहां पर बाजू वाले को लिखे, ऊपर से नीचे ऐसे गुणा कर दिए। लेकिन अगर b सेम था तो डायरेक्ट अपन लिख दिए थे, तो यहां पर आप देख सकते हैं y सेम है 3 और 3, तो डायरेक्ट एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आ गया 4:3:2। अब 9000 रुपए जो था ये एक्स वाई जेड का टोटल था, तो 9000 रुपए को एक्स वाई जेड में बांट दीजिए, 4:3:2 में बांटना बहुत आसान है, 4 3 7 2 9 का वैल्यू कितना 9000, तो 1 का वैल्यू 1000, तो 4 का वैल्यू कितना 4000, 3 का वैल्यू कितना 3000 और 2 का वैल्यू कितना 2000। इधर पे स्टेप्स थोड़े बचा सकते हैं आप, सीधे यहां से x रेशियो y 4:3, y रेशियो z 6:4 मतलब 3:2, डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे यहां से सोच के, मैं पूरा लिख करके समझा दिया हूं आपको। लास्ट में एक्स वाई जेड का रेशियो मिल चुका है, तो 9000 को एक्स वाई जेड में 4:3:2 में बांट दीजिए, 4000 3000 2000। और भी तरीके हैं करने के, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है, इस तरीके से जाइए आप, बन जाएगा, नोट कर लीजिए। किसमें आ जाएगा, ठीक है, बराबर में के वही मतलब हो रहा है, कर सकते हैं। यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे तो 3/12 मतलब 1/4, ठीक है, 4 उधर जाके के से मल्टीप्लाई होके 4 के ही होता, कर सकते हैं वो, लास्ट में के कैंसिल हो जाता। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो ना एक्स वाई जेड का रेशियो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, बन जाएगा यहां तक। अच्छा प्रश्न है, एक ट्राई करिए फिर आप लोग, अगर लिख लिए होंगे तो जल्दी से नोट करिए इसको, समझा रहा हूं फिर। क्या हो गया, ₹9000 मेरे पास था, 9000 रुपए टोटल अमाउंट मेरे पास था, ध्यान से समझना, 9000 रुपए मेरे पास टोटल अमाउंट है, 9000 रुपए को 3 लोगों में उधारी बांट दिया, 3 लोगों में, राम श्याम मोहन। राम को कितना दिया नहीं पता, श्याम को कितना दिया नहीं पता, मोहन को कितना दिया नहीं पता, वही निकालना है कि कितना राम को दिया हूं, कितना श्याम को दिया हूं, कितना मोहन को दिया हूं।
तो 9,000 रुपया को 3 पार्ट में तोड़ करके उधारी बांटा। मेरे पास 9,000 रुपया था, 3 लोग पैसा उधारी लेने आए मेरे पास ब्याज पे, तो मैं 3 लोग थे, राम, श्याम, मोहन, तो 9,000 रुपए को 3 लोगों में उधारी बांट दिया। किसी को 4,000 दिया, किसी को 3,000, किसी को 2,000। लेकिन शुरुआत में नहीं पता कि किसको 4,000, किसको 3,000, किसको 2,000। शुरुआत में मेरे को पता ही नहीं है किसको कितना रुपया दिया, तो मैं मान लिया शुरुआत में कि राम को मैं कितना रुपए दिया, x रुपए, श्याम को कितना दिया, y रुपए, और मोहन को कितना दिया, z। क्योंकि 9,000 को 3 पार्ट में तोड़ना है, तो 3 पार्ट में और कैसे तोड़ेंगे आप? 2 पार्ट में चलो तोड़ लेते कि एक को x दिए तो दूसरे को 9,000 माइनस x दिए, बचा हुआ। लेकिन 3 पार्ट में तोड़ने का सबसे आसान तरीका ये मान लिए कि 9,000 में से x रुपए किसको दिए, राम को, y रुपए किसको दिए, श्याम को, z रुपए किसको दिए, मोहन को। मतलब x, y, z तीनों का टोटल वैल्यू क्या है, 9,000 है। ये तो समझ में आ रहा है मेरे को। अब इसके बाद प्रश्न क्या बोला, राम को इतने प्रतिशत दर पे दिए, श्याम को इतने प्रतिशत दर पे दिए, और मोहन को इतने प्रतिशत दर पे। दर तो बताएगा किस प्रतिशत पे दिए हैं, कितने कितने समय के लिए दिए ये भी बताएगा। 1-1 साल के लिए तीनों को दिए हैं। अब प्रश्न क्या बोला, तीनों से मुझे बराबर ब्याज मिल रहा है, तीनों से मुझे बराबर ब्याज मिल रहा है साल भर के बाद। तो इस साल भर के बाद राम कितना ब्याज पटाएगा, x रुपए लेकर के गया है, x रुपए पर 3% की दर पे 1 साल में राम मुझे इतना ही ब्याज देगा। ब्याज तो ऐसे ही निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो राम 1 साल में मुझे कितना ब्याज पटाएगा, इतना। श्याम कितना ब्याज पटाएगा, इतना। मोहन कितना ब्याज पटाएगा, इतना। प्रश्न में बोला है कि तीनों बराबर ब्याज पटा रहे हैं, इसीलिए तीनों के ब्याज को क्या कर दिया, बराबर। इसके बाद 100 कट रहा था, एक्स वाई जेड में ये संबंध बना, मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू ही चाहिए। अब एक्स वाई जेड में ये संबंध है और टोटल वैल्यू एक्स वाई जेड का कितना है, 9,000। तो कैलकुलेशन करने का मैं 2 तरीका बताया, या तो ऐसे कैलकुलेशन करो, ये देखो ऐसे कैलकुलेशन करके आप एक्स वाई जेड तक पहुंचो, या तो ऐसे कैलकुलेशन करके आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। तो ब्याज के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, इसमें पूरा कैलकुलेशन सिखाना था मेरे को, इसमें बनेगा। अगर यहां पे y सेम नहीं होता, y अगर सेम नहीं होता, जैसे यहां पे y 3, यहां पे भी कितना था 3, तो डायरेक्ट लिख दिए। y सेम नहीं होता तो फिर इस प्रकार से आप पहले क्या निकालते, एक्स वाई जेड का रेशियो। और हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का आदत डालो रेशियो को। चलो ट्राई करो एक प्रश्न और। लिखेंगे 26,000 रुपए की राशि को 26,000 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 2 वर्षों का 2 वर्षों का मतलब तीनों के लिए समय 2 वर्ष दे दिया है। 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6% दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6% दर पर साधारण ब्याज, और तीसरे भाग का 8% दर पर साधारण ब्याज। पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6% दर पर साधारण ब्याज, और तीसरे भाग का 8% दर पर साधारण ब्याज परस्पर एक समान हो, परस्पर एक समान हो, परस्पर एक समान हो। 26,000 रुपए की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर, दूसरे भाग का 6% दर पर, और तीसरे भाग का 8% दर पर साधारण ब्याज परस्पर एक समान हो। तो पहला भाग ज्ञात करें, तो पहला भाग ज्ञात करें, बनाइए। वही प्रश्न है, राम श्याम मोहन 3 लोगों में पैसा उधारी बांटा है, 3 भाग का मतलब 3 लोगों को दिया है, 2-2 साल के लिए दिया है, बोल दिया प्रश्न में 2-2 साल के लिए, 2 वर्षों का।
मतलब 2-2 साल के लिए दिया है। वही काम करना है, 4, 6, 8 कटेगा तो उसको वहीं पे काट देना। साथ साथ जितना कटपीट होता है कटपीट करते चलेंगे। पहला भाग बताना है आपको। ठीक है, बढ़िया। बाकी लोग बनाइए। इसके बाद मिश्र धन को बराबर करने वाले 2 प्रश्न करने हैं, तब जाके ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रश्न को आराम से डील कर लेंगे अगर आप नोट्स और प्रैक्टिस शीट जो मिलेगा वो लगा के बैठेंगे। पहला भाग पूछ रहा है, पहला। ठीक है, बाकी लोग निकाल पा रहे हो यार? अगर y सेम नहीं है तो y को सेम करना पड़ेगा। y को सेम करने का एक तरीका भी बताए, बाकी तो आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा आगे जाके। ठीक, रेशियो क्या निकाले XYZ का? 6 या 12, 8, 6 भी बोल सकते हैं। 12, 8, 6 का सरलतम रूप क्या है? 6, 4, 3। हमेशा 6, 4, 3 लिखिए, सरलतम रूप में आदत डालिए लिखने का। 12, 8, 6 में बांटेंगे तो भी काम चलेगा, वहां से भी उत्तर आएगा। आप 12:8:6 में बांटो या 6, 4, 3 में बांटो, एक ही बात है। 12, 8, 6 में बांट के देखो ना, 26 का वैल्यू कितना? 26,000। तो 1 का वैल्यू 1,000, तो 12 का वैल्यू कितना? 12,000। वहां से भी आ रहा है उत्तर। वैसे बना लो आप, सब घूम फिर के एक ही चीज है, सब घूम फिर के बात एक ही हो रहा है। बनाओ यार, बनना चाहिए, क्योंकि अभी मिश्र धन को बराबर करना और बड़ा टास्क हो जाएगा। मिश्र धन को बराबर करने बोलेगा, अभी तो ब्याज को ही बराबर करने बोला है, मिश्र धन को बराबर करने बोलेगा तो और बड़ा टास्क है आपके लिए फिर वो। इधर आया आप लोग का सामने 12,000 आ गया। 12,000 मिश्र धन को बराबर करने बोला तो बड़ा टास्क क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो टास्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके लिए फिर वो। आया इधर आप लोग का? आप लोग का इधर बना 12,000? इधर नहीं आया क्या आप लोग का? 6, 4, 3 में बांटिए, ठीक है। और नीचे में जो 6, 4, 3 आ रहा है वो रेशियो क्यों बन रहा है, सोच पा रहे हो ना? क्योंकि बराबर में के मानते हैं आप, तो 6 के 4 के 3 के होता, 6 के 4 के 3 के का रेशियो 6, 4, 3 होता। ध्यान रखिएगा, जो कर रहे हैं उसको कारण के साथ जानेंगे तो ही करेंगे वो काम। 12,000 आया। मिश्र धन को बराबर करेंगे, 2 प्रश्न और बचे हैं। महिला पर्यवेक्षक में जो प्रश्न आया था वहां पर तो मिश्र धन को बराबर करने बोला था। चलो ध्यान दो, देखिए
वही बात हो रही, 26,000 को 3 लोगों में उधारी बांटे हो, राम, श्याम और मोहन। वही प्रश्न है, मान लीजिए राम, श्याम और मोहन। राम को मान लीजिए कितना दिए हैं x रुपए, श्याम को कितना दिए हैं y रुपए और मोहन को कितना दिए हैं z रुपए। राम कितना ब्याज देगा मेरे को, x रुपए पर 4% की दर पे 2 साल का ब्याज। श्याम कितना ब्याज देगा, y रुपए पर 6% की दर पे 2 साल का ब्याज। और मोहन कितना ब्याज देगा, z रुपए पर 8% की दर पे 2 साल का ब्याज। 100 कटेगा क्या, 2 कटेगा, ये भी काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, कितना आएगा 2x बराबर 3y बराबर कितना 4z। होगा यहां तक। अब एक बार आप क्या करिए, वही काम, 2x बराबर 3y बराबर 4z। तो एक बार आप क्या करिए, x के नीचे क्या लाइए, y को, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x के नीचे y, तो यहाँ 3 के नीचे कौन जाएगा 2, और एक बार यहां से y के नीचे z, तो 4 के नीचे कौन जाएगा 3। तो x रेशियो y बनेगा 3:2 और y रेशियो z क्या बनेगा 4:3। बन जाएगा, यहां तक कर पाएंगे इस काम को। 2x बराबर 3y, तो यहां पे x के नीचे कौन जाएगा y, तो 3 के नीचे 2। कैसे किया जाता है ध्यान रखिएगा, बराबर के राइट हैंड साइड ऊपर में है, लेफ्ट हैंड साइड आए तो नीचे हो गया, ऊपर में था इधर आया तो नीचे हो गया, x बटा y 3/2, यहां से y बटा z 4/3। क्या y सेम है देखो तो दोनों में, इसमें 2 और इसमें क्या है 4, तो फिर बराबर करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये भी था, ओरली बन जाता, सर 2 को 4 बना दो, 4 बनाने के लिए 2 को 2 से गुणा कर दो, तो इसको करोगे तो मजबूरन इसको भी करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 6 4 4 3, 6 4 3 हो गया। ऐसा थोड़ी कि ये करना मजबूरी है, ये सब पढ़ाऊंगा अनुपात में, ऐसा नहीं कि ये करना मजबूरी है कि y को सेम करने के लिए ऐसा करना मजबूरी है, ऐसा करना मजबूरी नहीं है। आपको y को सेम करना है, y को सेम करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, तो y को सेम करने के लिए आपके पास तरीके बहुत सारे हैं। आप इस 2 को सीधे 4 बना दो ना, 2 को 4 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 2 से, तो ये अगर 2 से गुणा हुआ तो मजबूरन ये भी होगा, तो 3:2 कन्वर्ट हो गया किसमें 6:4 में। अब ये 6 4 4 3 मिला के लिख दीजिए 6 4 3, या फिर अभी के लिए आप ऐसा याद रखिए A/B, B/C, यहां पर बाजू वाले को यहां पर बाजू वाले को 12 8 6 मतलब 6 4 3। तो XYZ का रेशियो आपको मिल गया कितना 6 4 3। अब आप क्या करिए 26,000 रुपए जो है इसको बांट दीजिए XYZ में 6:4:3 में। तो 6 4 10 और 3 13 का वैल्यू कितना 26,000, तो एक का वैल्यू कितना 2,000, तो 6 का वैल्यू कितना 12,000, 4 का वैल्यू कितना 8,000 और 3 का वैल्यू कितना 6,000। ये देखिए, समझ पा रहे हैं बात को। बनेगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहां तक, किसी भी पॉइंट में। यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे क्योंकि अगले 2 प्रश्न और बचे हैं। एक महिला पर्यवेक्षक में व्यापम ने पूछा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो। तो देखो यहां से आपने क्या किया, एक बार 2x बराबर 3y, ये देखो एक बार 2x बराबर 3y किया तो x के नीचे कौन आया y, तो 3 के नीचे कौन गया 2, x बटा y मिल गया 3/2। यहां से y के नीचे कौन आया z, तो 4 के नीचे कौन गया 3, तो y बटा z मिल गया 4/3। अब x बटा y मतलब x रेशियो y मिल गया, y बटा z मतलब y रेशियो z मिल गया। y सेम नहीं है सर, तो इस प्रकार से जमा करके आप क्या किए, यहां पर 2 यहां पर 4 ऐसा करके XYZ का रेशियो निकाले और 26,000 रुपए को XYZ के रेशियो में मतलब 6 4 3 में बांट दिए। 6 4 10 3 13 का वैल्यू 26,000, तो 1 का वैल्यू 2,000, तो 6 का वैल्यू 12,000, 4 का वैल्यू 8,000 और 3 का वैल्यू कितना 6,000। तो पहला भाग यानी x का वैल्यू पूछा है, तो उत्तर क्या आ रहा है 12,000। बन जाएगा। एक तरीका और जो कुछ लोग कर रहे हैं, देखिए ऐसा कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो देखिए ये जो आपका आया 2x बराबर 3y बराबर कितना 4z, तो एक तरीका और क्या कर सकते हैं देख लीजिए जो कुछ लोग कर रहे हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना लीजिए 12, तो यहां पे 12 से ऐसा तीनों को डिवाइड कर दीजिए पहले। तो
12 से तीनों को ऐसा डिवाइड करिए, कितना आएगा 6, कितना आएगा 4, कितना आएगा 3। अब यही सीधे सीधे रेशियो बन जाएगा x रेशियो y रेशियो z, सीधे सीधे यही रेशियो बन जाएगा। क्यों बनेगा थोड़ा समझ लेना, सीधे सीधे यही रेशियो बन जाएगा। क्यों बनेगा थोड़ा समझना, वापस से देखो क्या किया हो, एक बार में देख लो, थोड़ा और आसान हो जा रहा है। ये क्या किया है देखिए अगले प्रश्न में, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा ये, जब मिश्र धन को बराबर कराएगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा क्या ज्यादा ही टफ हो जाएगा वहां पर। ये तरीका जो बता रहा हूं, मिश्र धन को बराबर करना होगा ना, तो यहां पर डेटा बहुत बड़ा आ जाएगा। ये जो 2x बराबर 3y बराबर 4z है, वहां पे डेटा बहुत बड़ा रहेगा। अब उन बड़े डेटा के एलसीएम लेना बड़ा टास्क हो गया, फिर एलसीएम से भाग देना वो बड़ा टास्क हो गया। लेकिन फिर भी देख लो, तरीका यहां पर बहुत आसान कर देगा। मैं बोल रहा ये जो 2x बराबर 3y बराबर 4z है, 2 3 4 को निपटा दो, निपटाने के लिए नीचे भाग दे दो किससे, 12 से, ऊपर वाले निपट जाएंगे। 2 से कितने बार कटेगा 6 बार, 3 से कितने बार 4 बार, 4 से कितने बार 3 बार। अब ये x बटा 6 आया ना, y बटा कितना आया 4, और z बटा कितना 3। सीधे यहां से x y z का रेशियो आप लिख सकते हैं कितना 6 4 3। क्यों लिख पा रहे हैं पता है, क्योंकि बराबर में क्या किए होंगे, मान लो के माने रहे होंगे, मान लो तो x का वैल्यू क्या आया होगा 6k, y का वैल्यू क्या आया होगा 4k, और z का वैल्यू क्या आया होगा 3k। तो फिर x y z का रेशियो जब निकाले रहे होंगे तो 6k 4k 3k k कटा होगा, तो फाइनली रेशियो क्या आया होगा 6 4 3। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं। तो यहीं पे काम को अपना निपटा सकते हैं चाहे तो आप। ये जो संबंध आपका आया 2x बराबर 3y बराबर 4z, यहीं पे क्या करो, नीचे ऐसे संख्या से भाग दो जिससे कि 2 3 4 तीनों निपट जाएं। तो 12 से भाग दे दिया, 2 से कटा 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार। सीधे यहां से अब जान गए हो आप, तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना लिखो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। सीधे ऐसा रेशियो में आ जाओगे, ये सब करने से बचोगे आप। क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपने यहां समझा कि जब सर x बटा 6 बराबर y बटा 4 बराबर z बटा 3 आएगा, तो बराबर में अगर अपन के माने रहे होते तो x का वैल्यू आया रहा होता 6k, y का वैल्यू आया रहा होता 4k, और z का वैल्यू आया रहा होता 3k। 6k 4k 3k का रेशियो एक्चुअल में क्या रहा होगा 6 4 3। तो डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं, इससे पिछले वाले प्रश्न में भी ऐसा काम आप कर सकते थे। ये देखिए यहां पर रिलेशन आया आपका, इसको 12 से भाग दे दीजिए, 3 4 6 से कटे वो डेटा क्या है 12, 3 से कितने बार कटेगा 4, 4 से 3 बार, और 6 से कितने बार 2 बार। तो यहां से डायरेक्ट आपको एक्स वाई जेड का रेशियो मिल गया कितना 4 रेशियो 3 रेशियो 2। सब एक ही चीज हो रहा है, समझ आ रहा है, ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर रेशियो पड़े होते ना तो ये सब चीजें बहुत आसान लगती है। अगर मैं बोला a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 हो, तो a b c का रेशियो क्या आएगा, ऐसा सेपरेट प्रश्न आएगा आगे जाके रेशियो में। a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 हो, तो a b c का रेशियो बताओ। तो वहां पर बुक वाला क्या करता है, ऐसा लिख देता है a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4, बराबर में क्या मानता है k। तो यहां से a का वैल्यू क्या निकालता है 2k, b का वैल्यू 3k, और c का वैल्यू कितना 4k। अब a b c का रेशियो अगर सामने वाले को चाहिए तो 2k रेशियो 3k रेशियो 4k, k निपट जाता है, तो अनुपात क्या आता है 2 3 4। तो उसी को अब याद कर लीजिए कि ऐसा अगर कोई डेटा, ऐसा अगर कोई फॉर्मेट है, तो यहां से ए बी सी का रेशियो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा 2 3 4 डायरेक्ट मिल जाएगा। साइड में कहीं पे लिखिए, इसको साइड में कहीं पे लिख लीजिए, काम आएगा। थोड़ा सा अच्छे प्रश्नों पर भी काम करेंगे अब। ये सब अच्छे प्रश्न है, क्योंकि साधारण प्रश्न को पूछना बंद कर दिया है अब। जिन जिन चैप्टर के प्रश्न बने, ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर के सिंपल प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन
साधारण ब्याज के जो व्यवहारिक प्रश्न थे उनको नहीं पूछा है। ज्यादातर जो पूछे जाते थे, जो एकदम व्यापम के व्यवहार में चल रहे थे, उनको नहीं पूछा है। सहकारिता का पेपर हुआ था बीच में, उसमें भी यही हाल हुआ था, महिला पर्यवेक्षक में भी यही हाल हुआ था। तो थोड़े अच्छे प्रश्न पूछ रहा है। ये सब पढ़ेंगे अपन अनुपात में, अनुपात के चैप्टर में सब पढ़ते हैं, लेकिन अनुपात ऐसा है कि लगभग हर चैप्टर में काम ही आ जाता है। वो बनेगा यहां तक? डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट को याद ही कर लीजिए कि डायरेक्ट अपन लिख लेंगे। ये फॉर्मेट को याद ही कर लीजिए कि ऐसा कोई फॉर्मेट है तो डायरेक्ट अपन रेशियो यहां से एबीसी का लिख लेंगे। अब देखो एक बात समझना, अब मान लो अगर मैं ऐसा बोल दिया, ध्यान से समझना, मैं ऐसा बोल दिया यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो इस बार मैं आपसे पूछा एबीसी का रेशियो, इस बार आपसे पूछा मैं एबीसी का रेशियो, तो बुक वाला क्या करता है, ऐसा कर देता है इस बार 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर क्या मानता है k, तो a का वैल्यू क्या आता है k/2, b का वैल्यू क्या आता है k/3, c का वैल्यू क्या आता है k/4, फिर इस रेशियो को निकालता है, जबरन का लेंदी करेगा। तो आप यहीं पे क्या कर देना, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो आप यहां पर क्या करना, पहले डिवाइड कर देना, किससे, 2 3 4 निपट जाए, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट दिमाग में सेट हो चुका है मेरे। तो ऊपर वाले 2 3 4 निपटे, उसके लिए डिवाइड कर दिया किससे, 12 से, 2 से कितने बार 6 बार, 3 से कितने बार 4 बार, 4 से कितने बार 3 बार, वैसा फॉर्मेट क्रिएट हो गया। अब यहां से एबीसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 6 4 3। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मेट को दिमाग में बैठा लो कि ऐसा कोई फॉर्मेट अगर मिलता है तो एबीसी का रेशियो तुरंत आता है। तो ऐसा कोई फॉर्मेट अगर अपन को मिल गया तो तुरंत एबीसी का रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 4 लिखूंगा। और ऐसा कोई फॉर्मेट है तो पहले उसको मैं इस तरीके में कन्वर्ट कर लूंगा। उसके लिए 2 3 4 को यहां से निपटाना होगा। 2 3 4 निपटाने के लिए नीचे 12 से तीनों को भाग दे दीजिए, 2 3 4 तीनों निपट जाएंगे। तो वैसा ही फॉर्मेट क्रिएट हो गया। अब एबीसी का रेशियो लिख दीजिए 6, रेशियो 4, रेशियो 3। नोट कर लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए। यही चीज किए हैं अपन प्रश्न में, अभी यही चीज रेशियो में ये सब बहुत काम आएगा जो बता रहा हूं। दूसरे चैप्टर्स में भी ये सब चीजें काम आ जाएंगी। बन जाएगा। तो ऐसा फॉर्मेट को याद रखिए, बस ऐसा फॉर्मेट दिया रहेगा तो पहले इस प्रकार से ले आना। बढ़ू आगे, हो गया ना? तो आपके पास बहुत सारा तरीका आ गया, देख सकते हैं। अब तो प्रश्न को बनाने का बहुत सारा तरीका आ गया। इस प्रकार से अगर फॉर्मेट आपके पास आ जाता है, इस प्रकार से फॉर्मेट आपके पास आ जाता है, तो एक तरीका ये हो गया आपके पास, बराबर में के मानो, एक्स वाई जेड का वैल्यू के टर्म में निकालो, फिर तीनों का टोटल इतना है तो वहां से के निकलेगा, के निकला तो एक्स वाई जेड। बहुत लेंदी है ये। दूसरा तरीका आपके पास ये आ गया कि सर एक बार इसको बराबर किए, वहां से एक्स बटा वाई निकाले, एक बार इसको बराबर किए, वहां से वाई बटा जेड निकाले, एक्स वाई जेड का रेशियो निकाले। वाई अगर सेम है तो डायरेक्ट, नहीं है सेम तो फिर वाई को सेम करना पड़ा, और अपन बांट दिए 9,000 रुपए को उस रेशियो में। उससे भी आसान तरीका आपके पास एक और आ गया कि 3 4 6 को निपटाने के लिए 12 से भाग दिए, 4 3 2 आया, सीधे एक्स वाई जेड का रेशियो कितना हो गया, 4 3 2 बनेगा। अब यहीं पर प्रश्न अगर बोलता कि मिश्र धन को बराबर करने बोलता, समझना, दो प्रश्न करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा। मिश्र धन को बराबर करने बोलता प्रश्न में, जैसे यहां पर क्या बोला है, ब्याज बराबर प्राप्त होता है, ब्याज बराबर प्राप्त होता है, ये बोल रहा है। यहीं पे अगर मैं बोलता कि मिश्र धन बराबर मिला, राम श्याम मोहन तीनों से मुझे बराबर मिश्र धन मिला, तीनों से बराबर मिश्र धन मुझे प्राप्त हुआ, तो राम का मिश्र धन कैसे लिखते, बोलो तो जल्दी से, x प्लस एक्स इंटू 4 इंटू 2/100 लिखते हैं ऐसा। ये राम का मिश्र धन है।
मिश्र धन क्या होता है? जो x रुपए मेरे से लेके गया था वो तो देगा ही, साथ में उसका ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। श्याम का मिश्र धन क्या होता? y प्लस वाई इंटू 6 इंटू 2/100 होता। मोहन का मिश्र धन z प्लस z इंटू 8 इंटू 2/100। ये देखिए इन तीनों को क्या करता? बराबर, इन तीनों को बराबर करता। समझ आ रहा है? ब्याज बराबर करने बोला तो काम आसान हो गया था। ब्याज बराबर करने बोला तो ब्याज बराबर करने में कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। ये देखो ना, ब्याज बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ब्याज को बराबर करने में है ही क्या, तुरंत ब्याज बराबर हो जाएगा। और 100 कट भी जाएगा, इधर भी कट रहा है तो काट दिए, और कट रहा है तो और काट दिए। तो डेटा बहुत आसान होके अपन को मिलता था 2x बराबर 3y बराबर 4z। लेकिन मिश्र धन को बराबर करने बोला तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये राम का मिश्र धन, ये श्याम का मिश्र धन, और ये किसका? मोहन का। 100 काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। 100 ऐसा नहीं काटेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजू में प्लस x प्लस वाई प्लस जेड है। तो पहले 100 का x में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 100x, उसमें 8x जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 108x बटा 100। वैसे ही 112y बटा 100, 116z बटा 100, ऐसा पहले लिखते। उसके बाद तीनों को काटो, और कट रहे हैं तीनों तो और काटो। जितना भी काटोगे, जो डेटा यहां पर आपको ऐसा रिलेशन में मिल रहा था उससे थोड़ा सा टफ मिलेगा यहां पर आपको। समझ आ रहा? 100 काटिए, ऊपर में भी समान संख्या से कटता है तो काट करके आप एक्स वाई जेड में ऐसा रिलेशन यहां पर भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा आएगा। बड़ा क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पर मिश्र धन को बराबर कर रहे हैं। जैसे 100 कटा, 2 से काटा क्या आएगा? 54, 2 से काटा क्या आएगा? 56, 2 से काटा क्या आएगा? 58 आएगा ना। फिर 2 से काटा क्या आएगा? 27, 2 से काटा क्या आएगा? 28, 2 से काटा क्या आएगा? 29। ये देखो रिलेशन टफ आया है। 27x बराबर कितना? 28y बराबर कितना? 29z। ये देखिए रिलेशन थोड़ा सा बड़ा आया है। अब इसके बाद वही चॉइस है आपके पास, या तो ऐसे करके बनाओ, या तो 27, 28, 29 का एलसीएम लेकर के नीचे से भाग दो, वो आपका चॉइस है। वो समझ आ रहा है? या तो ये जो तरीका है ऐसे बनाओ। समझ पा रहे हैं? चलो क्वेश्चन लिखो। महिला पर्यवेक्षक में जो पूछा गया था, टफ तो है कैलकुलेशन, क्योंकि डेटा यहां पर बड़ा आएगा, जैसा कि मैं बोल रहा था। तो डेटा यहां पर बड़ा आएगा तो कैलकुलेशन टफ है यहां पर। एक बार देख लो, यहां तक क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं जब तक। लिखिए, समझ आ रहा है क्या हुआ है ये? इसके बाद वही चॉइस है आपके पास, या तो 27, 28, 29 तीनों का एलसीएम लेके भाग दो तीनों को। उससे अच्छा क्या करना पता है? 27, 28, 29 के एलसीएम का लफड़ा पालने से अच्छा क्या करना? तीनों को ऐसे डिवाइड करना। इसको डिवाइड करना 27 गुणा 28 गुणा 29 से, इसको भी डिवाइड करना 27 गुणा 28 गुणा 29 से, इसको भी डिवाइड करना 27 गुणा 28 गुणा 29 से। 27 27 कटेगा, 28 28 कटेगा, 29 29 कटेगा। थोड़ा गुणा का लफड़ा आएगा, लेकिन कोई ना कोई लफड़ा तो आएगा ही यार। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी ना आए, ऐसा कोई तरीका बताओ। कुछ भी करो, या तो फिर 27 28 29 का एलसीएम निकालो आप, उसमें भी तो आप एलसीएम निकालने का लफड़ा पालोगे यार। ऐसा तो है ही नहीं कि बिना लफड़े के ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, होगा ही नहीं। समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे तो कैलकुलेशन आएगा ही। यहां पर अगर ऐसा काम करोगे x रेशियो y, y रेशियो z, तो फिर y को सेव करने के लिए यहां पर गुणा करने का लफड़ा आएगा। देखो यहां पर गुणा करने का लफड़ा आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। बिना कैलकुलेशन के आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पाओगे जब मिश्र धन को बराबर करने बोलेगा। ट्राई करना, उत्तर निकालना है। पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं कि हो गया बन जाएगा लेकिन अब छोड़ो, निकालेंगे प्रश्न का उत्तर। चलिए लिखिए क्वेश्चन।
2379 2379 2379 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि 2379 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात उनका मिश्र धन समान हो। 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात उनका मिश्र धन समान हो। ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है। ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है। ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है। ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है। तो पहला भाग ज्ञात करें। तो पहला भाग ज्ञात करें। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं इसमें। पहला भाग आपको बताना है 818, 828, 808, इनमें से कोई नहीं। महिला पर्यवेक्षक में व्यापम ने पूछा था इस प्रश्न को। प्रश्न आए हैं यहां से। अंतिम प्रश्न है इस पूरे चैप्टर का। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपके नोट्स में हैं। बनाइए, मिश्र धन को बराबर करिए। 3 भाग मान लीजिए XYZ। मिश्र धन को बराबर करिए। पहला भाग बनाओ बनाओ, लास्ट में देखना सेटलमेंट हो जाता है, कट जाता है, लास्ट में देखना ना। रेशियो निकालोगे ना, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है प्रश्न। रेशियो निकालने के बाद प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन करिए। रिलेशन क्या आया XYZ वाला? काट दो ना। 22x बराबर, ठीक है, बढ़िया। रिलेशन क्या है XYZ वाला? नहीं, रिलेशन क्या है? रिलेशन 22x बराबर 23y बराबर 24z। कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। y को सेम करने के लिए सोचना पड़ेगा किसका किसका गुणा लगेगा। वो गुणनखंड निकालने पे ही समझ में आएगा आपको। वो सबसे बचना है तो फिर सीधे जितना समय वहां देंगे, गुणा करने में समय लगा सकते हैं। आपका चॉइस है वो सब। आपको y को सेम करना होता है, तो y को सेम करने का तरीका बहुत सारा है। या तो बिना सोचे समझे इसका उसमें, उसका इसमें कर दिया, y सेम हो गया। या फिर एक कॉमन संख्या ऐसी ढूंढो जिसका दोनों में गुणा करने पर सेम हो जाए। जैसे 2:3 है मान लो, इधर पे 9:4 है, तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 का ही गुणा कर दी सीधे। एक तरीका यह था कि 3 का 9 में करो, 9 का 3 में करो, तो भी सेम हो रहा है। वही सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। अगर आप गुणनखंड तोड़ करके सोच पा रहे हैं कि कैसे सेम होगा। कितना आया आंसर? बाकी लोग का है क्या? वो तो ठीक है यार, इतना में क्या ही रखा है।
इसके आगे ही तो है जो है कैलकुलेशन। 22x बराबर 23y बराबर 24z तो ओरली आ रहा है। तो बनाओ, इतना टफ भी नहीं था यार। 828। ठीक है, ठीक, बढ़िया। ठीक है, आ जाएगा। लास्ट में देखना ना, वो सीधे 3 आ रहा है, डिवाइड करें। वही बोल रहा हूँ, दिखेगा वो। इसको नहीं काटते तो भी तो चल जाता, आपका मन है वो। ठीक है, तो जल्दी है। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, आएगा आंसर। वो लास्ट में आसान हो जाता है, इधर टफ रहता है। तो 552, 528, 506 उसको काटे होंगे तो 276, 264, 253 ये आ रहा है ना। बस अब टोटल करिए तीनों का। कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए। वाई को सेम करने के लिए जो बताया ऊपर नीचे जमा के वैसे सेम कर दीजिए, वहां से भी आएगा। ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। और बाकी एक और तरीका बताया था, उससे बना लीजिए। 22, 23, 24 का नीचे गुणा कर दीजिए। क्या ही गुणा करने में है यार, 22 गुणा 23 करने में कितना ही समय लगता है, 23 गुणा 24 करने में कितना ही समय लगता है, 24 गुणा 22 करने में कितना ही समय लगता है यार। 22, 23, 24 का तो टेबल भी याद रहता है सभी को लगभग। 3 बार कटेगा शायद, लमसम देखो ना, कट जाएगा 3 बार। 828 आएगा, बहुत बढ़िया। वीडियो में एक होमवर्क था इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम का, उसका उत्तर कितना निकाले थे? 1500। ठीक, ऑनलाइन में किसी ने पूछा था 1500, ठीक है उत्तर आपका। औसत हो गया है ना आप लोग का पूरा। प्रतिशत लाभ हानि साधारण ब्याज भी हो गया। वर्गमूल घनमूल घातांक करनी देखे क्या? नहीं है। क्या बोलते हैं, देख रहा था तो जैसे 56 अंडर रूट फिर 56 वाला था, तो उसमें 2 बार में तोड़ने वाला बताया था। लेकिन अगर 96 दे देगा तो उसको कैसे करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसमें। और फिर सर आप बोले थे कि घातांक जब हम करने में बताऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसमें भी नहीं बता दूंगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो x इक्वल टू माइनस बी, ऐसा सुने हैं? प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो लगाना पड़ता है। नहीं आते वैसे प्रश्न करा दूंगा। वो वर्ग समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। 96 वाला क्वेश्चन ना मैं देखा हूं, अंडर रूट 96 प्लस अंडर रूट 96, तो उसको थोड़ा तो 12 8 96 हो रहा है। नहीं तो डिफरेंस एक नहीं बन रहा है ना। डिफरेंस एक नहीं। हाँ, तो उसके लिए आपको पूरा वर्ग समीकरण बनाना पड़ेगा पहले। करा दूंगा, एक आध प्रश्न कभी याद दिलाना उसको। वर्ग समीकरण वहां पे बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। पॉइंट में उत्तर आएंगे उसके। फिर बाकी लोग देखे यार, वर्ग समीकरण ये सब जब पढ़ेंगे तब थोड़ा मोड़ा समझा दूंगा। बाकी वर्गमूल घनमूल और घातांक करनी को देखे। आप कौन से बैच क्यों नहीं आया बोल रहे थे? आप लोग ऑनलाइन मिलता है क्या? नहीं मिलता है? आप लोग में आया था, देखिए वीडियो को। क्यों? ठीक है, कौन सा बैच है आप लोग का? 4 अगस्त का कोई और है क्या? 4 अगस्त का कोई और बच्चा है क्या यहाँ पे?
वर्गमूल घनमूल घातांक करने आया होगा ना, 4 अगस्त में भी आया होगा, देखिएगा सब बैच में डलवाए हो। जल्दी बनाओ यार, इतना समय थोड़ी लगाना था। ठीक है, रेशियो ठीक है। बड़ा प्रश्न है, कैलकुलेशन थोड़ा है इसमें। चलो देखो यहां पर वही काम तो वही करना है। देखिए मान लीजिए 3 लोगों में दिया है राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन, 3 लोगों में पैसा उधारी बांटा है। मान लीजिए राम को कितना दिया, x रुपए, श्याम को कितना दिया, y, मोहन को कितना दिया, z। ध्यान दीजिए यहां पर राम कितना मिश्र धन देगा, तो मूलधन x और उस पे ब्याज इतना, तो ये हो गया राम का मिश्र धन। श्याम कितना मिश्र धन देगा, तो मूलधन y और उस पे ब्याज इतना, और मोहन कितना मिश्र धन देगा, मूलधन z और उस पे ब्याज इतना। ये देखिए, तो पहले कैलकुलेट करो, 100 का x में गुणा करो, 100x, और ये कितना है 10 ना, 10x, तो 100 का x में गुणा 100x और उसमें 10x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 110x बटा 100। 100 का y में गुणा 100y और उसमें 15y जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 115y बटा 100। 100 का z में गुणा 100z और उसमें 20z जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 120z बटा 100। 100 100 100 निपटा दीजिए, 5 से 22, ये कितना 23, ये कितना 24, तो 22x बराबर 23y बराबर 24z, 22x बराबर 23y बराबर 24z। और छोटा नहीं होगा ये, यहां तक तो सब निकाल ही लिए थे। अब आप एलसीएम तीनों का लोगे, वो सब लफड़ा पालने से अच्छा है सीधे ऐसा करो ना, कितना समय लगेगा देखो, 22 23 24 तीनों से डिवाइड हो जाए ऐसा डेटा, सीधे क्या बोलो 22 गुणा 23 गुणा 24, इसमें भी क्या लिख दो 22 गुणा 23 गुणा 24। एलसीएम नहीं दिमाग में आ रहा है, जबरन समय खराब करने से अच्छा सीधे 22 गुणा 23 गुणा 24। 22 22 कटा देखो कितना आएगा जल्दी, 23 चौको 92 का 2, 23 दूनी 46, 46 और 9 कितना हो जाएगा बोलो, 552 ना। यहां देखो 23 से 23 कटा, 22 चौको 88 का 8, 22 दूनी 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, 528। ये देखो 24 से 24 कटा, 22 तिया 66, 22 दूनी 44 और 6 कितना 50। क्या दिक्कत है इसमें, कितना ही समय लग रहा है बताओ, इसमें कितना ही समय लग रहा है। 22 गुणा 23 गुणा 24 से भाग दो तीनों को, 22 22 निपटा, 23 23 निपटा, 24 24 निपटा, 23 चौको 92 का 2, 23 दूनी 46 और 9 55, 22 चौको 88 का 8, 22 दूनी 44 और 8 कितना 52, 22 तिया 66 का 6, 22 दूनी 44 और 6 कितना 50। तो यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो लिख दो, कितना आया 552। पता है क्योंकि यहां से सीधे आप रेशियो लिख सकते हैं, 528 और कितना 506। कट रहा है तो काट दिया करो, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 छिका 12, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यही आएगा ना। बांट दीजिए इस रेशियो में पैसा को, क्या टफ है इसमें, आप सीधे उतना सोच विचार करेंगे, उससे अच्छा तो गुणा कर दो 67, और उसमें गुणा करने में कितना समय लग रहा है आपको, या वाई को सेम किए होंगे तो भी तो यही करना पड़ा होगा आपको, वाई को सेम किए होंगे तो भी तो यही सब काम करना पड़ा होगा, गुणा करना पड़ा होगा। अब देखो कितना रुपए बांटना था अपन को, 2329, तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा 793, 793 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 2379, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालो, 2379 बटा कितना 793, 3 बार में खत्म हो जा रहा है, तो एक का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो पहला भाग 276 का वैल्यू 276 गुणा 3 कर दो, कितना आएगा 3 छक 48, 3 छक 18, 3 सते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, पहला भाग हो गया 828। दूसरा भाग बताने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, तीसरा भाग बताने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, बन जाएगा। पहला भाग पूछा था आपसे, तो यहां पर ज्यादा सोच विचार करने मत बैठो, मैं बोल रहा हूं एग्जाम में 22x बराबर 23y बराबर 24z आया, तो आपको पता है ऐसा कुछ फॉर्मेट सर a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 है, तो a b c का रेशियो अपन को पता है सर, सीधे 3 4 5 ही बनता है, ये फॉर्मेट अपन को पता है सर। अब ये फॉर्मेट अगर अपन को पता है तो ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है सर, अपन सीधे 22 23 24 का एलसीएम लेंगे तो और लफड़ा है,
22, 23, 24 से कट जाए, तीनों से कट जाए, ऐसा डेटा बताओ, तीनों का गुणा करके लिख दो। 22 गुणा 23 गुणा 24, 22 गुणा 23 गुणा 24, तीनों में समान संख्या होनी चाहिए। 22 22 कटा, 23 और 24 का गुणा करने में कोई देरी नहीं लगेगी। 23 और 23 कटा, 22 और 24 का गुणा कर सकते हैं। 24 और 24 कटा, 22 और 23 का गुणा कर सकते हैं। तो आपको रेशियो मिल गया 552, रेशियो 528, रेशियो 506। कट रहा है 2 से, 276, 264, 253, तीनों का टोटल किया 793 यूनिट्स का वैल्यू 2379। तो एक का वैल्यू कितना आया 3, तो 276 का वैल्यू 276 इंटू 3 कितना 828 बन जाएगा। आप लोग ऐसा जमा रहे होंगे, देखिए वहां पे भी अल्टीमेटली काम यही सब करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा जमाए होंगे यहां पर, ये देखिए आप लोग इसमें 22x बराबर 23y बराबर 24z, ये जो आप लोग लिखे हैं ऐसा, इसमें आप लोग ऐसा जमाए होंगे कि x रेशियो y कितना निकाले होंगे 23 रेशियो 22, यही निकाले थे ना, और y रेशियो z कितना 24 रेशियो 23, ऐसा निकाले थे। अब इसके बाद आप बोले थे कि y सेम नहीं है, तो y को सेम करने के लिए आप ऐसा जमाएं 23 22 24 23, ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं आप, बाकी आप इन दोनों के फैक्टर्स को निकाल करके देख सकते हैं कि सेम कैसे होने हैं। तो ज्यादा दिमाग आप लगा ही नहीं रहे हो y को सेम करने के लिए। यहां कितना लिखूंगा 22 और यहां कितना 24, 23 चौको 92 का 2, 23 दूनी 46 और 9 कितना 55। ये देखो 22 चौको 88 का 8, 22 दूनी 44 और 8 कितना 52, 22 तिया 66 का 6, 22 दूनी 44 और 6 कितना 50, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 6 का 12, 2 दूनी 4, 2 6 का 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ये देखिए अल्टीमेटली वही सब आ रहा है, बन जा रहा। तो जहां पे एलसीएम दिखता है, जहां पे दिखता है तो ठीक, नहीं दिखता है तो बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उतने समय में आप इधर का काम भी कर सकते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सब बनना चाहिए आपका। इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम, इसमें उस वैरायटी के प्रश्न भी अपन किए हैं कि धनराशि जो है वो 2 गुनी हो जाती है, 3/2 गुनी हो जाती है, याद है ना, वैसे प्रश्न भी हो चुके हैं, सारे वैरायटी के प्रश्न हो गए हैं। इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम भी करा दिया मैंने, सिंपल प्रश्न भी हो गए हैं कि ब्याज बताओ कितना, 2 पार्ट में तोड़ के उधारी दिया, ब्याज बराबर, ब्याज का योग, ब्याज का अंतर, सब कुछ हो गया है। पूरे को देखिए एक बार आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज चालू करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ब्याज पर ब्याज, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट हिंदी में क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट को क्या होता है? ये मतलब निश्चित वर्ष के लिए पैसे को जमा कर देते फिर कहां सुने हो ऐसा? और ये बचत खाता क्या होता है? सेविंग अकाउंट जो सुने हो, ये क्या होता है? जैसे कि मेरा अकाउंट है तो उसमें लेन देन हो रहा है, तो कितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, कितना बच रहा है, और जो बच रहा है उसमें बैंक वो देता है, ब्याज देता है, होता है। ज्यादा ब्याज मिलता है तो हाँ, नहीं ज्यादा ब्याज नहीं मिलता उसमें। कितना ब्याज मिलता है? बैंक बताएगा। कैसे ब्याज का कैलकुलेशन होता है बचत खाता में, जानते हो क्या? चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। बचत खाता में ब्याज का कैलकुलेशन करना सबसे टफ काम होता है बैंक के लिए। सोचो बचत खाता में ट्रांजैक्शन का सुविधा कितना ज्यादा रहता है, जानते हैं ना? बचत खाता से ही तो पैसा निकालते हो क्या आप लोग? यूपीआई वगैरह जो पेमेंट करते हैं वो बचत खाता से ही तो लिंक होता है ना, उसी को बोलते हैं यार। बचत खाता बोल रहा हो तो सेविंग अकाउंट बोल रहे हो। इंग्लिश सिखा रहे हो क्या मेरे को? जैसे मान लो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया है, 1 तारीख को, 5 तारीख को 10,000 निकाल लिया, कितना हो गया? 10,000 हो गया। 12 तारीख को 50,000 डाल दिया, इसमें 60,000 हो गया।
20 तारीख को गया मैं 55,000 निकाल लिया, 5,000 हो गया। अरे करते हैं ना ऐसा काम अपन। 25 तारीख को फिर से 20,000 डाल दिया, 25,000 हो गया। 30 तारीख को फिर से 24,000 निकाल लिया, 1,000 बचा। अब इस महीने का ब्याज बैंक किस राशि पर देगा? कभी आपके अकाउंट में इतना है, कभी आपके अकाउंट में इतना है, कभी आपके अकाउंट में इतना है, कभी इतना है। तो बैंक किस राशि पर आपको ब्याज देगा? कितनी बड़ी समस्या है बैंक के सामने। मार्च महीने का ब्याज मान लो, मार्च महीना था मान लो, चलो वो मार्च महीने में कभी आपके अकाउंट में 55,000 था, कभी 50 था, कभी 5 था, कभी 3 था, कभी 1 था, कभी 25 था। तो बैंक के सामने समस्या ये आ जाती है बचत खाता में कि ब्याज दे तो किस राशि पर दे। इतना ट्रांजेक्शन होता है। अब यूपीआई भी तो पेमेंट करते हो, 1,000 रुपए का कुछ सामान खरीद 1,000 काट दिए यूपीआई से, तो आपके बचत खाता में 1,000 का क्या हो गया? कमी हो गया। तो 20,000 था मान लो मेरे अकाउंट में 1 तारीख को, 10 तारीख को है 5,000, 15 तारीख को है 25,000, 20 तारीख को है 50,000, 25 तारीख को 2,000 बचा है। समझ आ रहा है? 30 तारीख को 50,000 कहीं और से मिल गया, 52,000 हो गया है। तो हर अलग अलग दिन में अलग अलग अमाउंट मेरे पैसा में है। तो बैंक के सामने समस्या यह है कि इस महीने का ब्याज जो है बैंक किस राशि पर दे। कभी आपके अकाउंट में कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इस महीने का ब्याज किस राशि पर बैंक दे, यह समस्या है बचत खाता में। अब बैंक ऐसा भी नहीं कर सकता कि आपको बोल दे कि भाई तेरे अकाउंट में महीना के एंड में जितना रहेगा उसी पे ब्याज दूंगा मैं। ऐसा कर दिया तो अपन होशियार हैं, अपन क्या करेंगे, एक दिन पहले जाके पूरा इकट्ठा करेंगे पैसा को, जहां जहां से मिलता है डाल देंगे बैंक में। बैंक जैसे ही ब्याज उसका कैलकुलेट करके आपको ब्याज देगा, फिर से निकाल लेंगे पैसा को। फिर वही अगले महीने के अंतिम तारीख के एक दिन पहले जाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे पूरा पैसा जितना है अपने पास, सबको डाल देंगे। फिर जैसे ही बैंक ब्याज का कैलकुलेशन किया, अगले दिन अपन पैसा निकाल लेंगे। जीवन चलता रहेगा ऐसे ही। काहे का शिक्षक भर्ती, फिर काहे का व्यापम, काहे का पीएससी, जीवन चला लेंगे इसी में अपन। फिर यही काम करते रहेंगे अपन, पैसा मिलते रहेगा, पैसा बढ़ते रहेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो ऐसा काम तो बैंक करेगा नहीं कि बैंक को एक दिन डिसाइड कर दिया है कि इसी तारीख को मैं देखूंगा आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसी पैसा पे ब्याज आपको दूंगा। तो ऐसा तो बैंक कर नहीं सकता। तो बचत खाता में बैंक ने नियम बनाए किस प्रकार से ब्याज की गणना होगी। समझ आ रहा है? पूरा नियम पढ़ना पड़ता है आपको उसके लिए। बचत खाता में सबसे ज्यादा समस्या है ब्याज के कैलकुलेशन को लेकर के, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, सीजीपीएससी मेंस में पढ़ना पड़ता है उसको। बचत खाता में ब्याज की गणना आप लोग में 2 टाइप का ब्याज है। साधारण ब्याज, मैंने बोला था साधारण ब्याज जैसी कोई चीज बैंक में होती नहीं है यार। मैंने बताया था ना, साधारण ब्याज का मतलब जो सोसाइटी में ब्याज का धंधा करते हैं सेठ साहूकार, जो ब्याज आप देखते आए हैं, वही ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है। मैंने आपको 1,000 रुपए दिया है उधारी, 10% वार्षिक ब्याज पर 3 साल के लिए। हर साल आप मुझे ब्याज का कितना रुपए पटाओगे? 100 रुपया। हर साल आप मुझे 100 रुपया ब्याज आके पटाते रहोगे। तो जो सोसाइटी में जो ब्याज का धंधा रहता है, जो सेठ साहूकार लोग देते हैं सोसाइटी में ब्याज का पैसा जो देते हैं, वो वही ब्याज साधारण ब्याज रहता है। तो ऐसा ब्याज जनरली बैंक आपको नहीं देता, बैंक में पूरा सिस्टम अलग रहता है। तो वो सब आपको जानना नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि बचत खाता में समस्या क्या है। तो आपके जो सिलेबस में है अब वो है चक्रवृद्धि ब्याज। लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वर्ग 3 वालों के लिए एक खुशखबरी है कि चक्रवृद्धि ब्याज उनके सिलेबस में नहीं है। शिक्षक भर्ती में जो केवल वर्ग 3 का तैयारी करने वाले लोग हैं, केवल वर्ग 3 वाले जो हैं क्या? हद से ज्यादा हैं। सेपरेट वर्ग 3, वर्ग 2 नहीं दे रहे हैं, केवल और केवल वर्ग 3 देंगे। ऐसे कितने लोग हैं? अरे बाप रे, इतने लोग हो यार। केवल वर्ग 3 दोगे ना, वर्ग 2 नहीं दोगे। अभी जो है वो बता रहा हूं मैं, अब बदलेगा तो क्या होगा वो तो अब आगे आने वाला समय ही बताएगा आपको। बोल तो रहे कि पाठ्यक्रम बना लिए हैं, ऐसा पत्रकार लोग बोल रहे हैं। ऐसे कुछ सोशल मीडिया में आप देखे होंगे, पत्रकार डालते हैं वीडियो, उसके बाद 2-4 कोचिंग वाले भी उसी बात को अपने तरीके से
मॉडिफाइड कर करके बता देते हैं। तो उनका कहना है कि बन चुका है, वो कब आएगा वो नहीं पता है, संभावनाएं बता रहे हैं वो लोग, इसीलिए वीडियो देखने का मतलब ही नहीं है। थंबनेल देख के लगता है कुछ अच्छी जानकारी आएगी, लेकिन जैसे ही अंदर खोलते हैं तो गाली बकते हैं फिर उसको। थंबनेल में तो ऐसा रहेगा परीक्षा कब होगी शिक्षक भर्ती। अबे परीक्षा छोड़ो, तुम नियम तो बताओ पहले क्या है, भर्ती नियम क्या बनाए हैं, सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर क्या, वो तो तुम बता नहीं रहे हो। तुम थंबनेल जो ऊपर में फोटो रहती है उसमें लिखते क्या हो अपने पूरा एकदम बड़े बड़े अक्षरों में कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कब होगी। अबे तुमको पता नहीं है नियम, भर्ती नियम क्या है, कब आएगा भर्ती नियम, ये तो बताओ पहले। परीक्षा तो बहुत दूर की बात है, ना स्ट्रक्चर का पता, ना सिलेबस का पता, ना भर्ती नियम का पता। तुम अपने थंबनेल में लिखते हो कि परीक्षा कब होगी शिक्षक भर्ती की, जानिए इस वीडियो में। अभी के हिसाब से बता रहा हूं कि वर्ग 3 में नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज। तो वर्ग 3 का जो सेपरेट वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 में एलिजिबल नहीं है, उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलेगा। सब इंस्पेक्टर प्री का तैयारी जो कर रहे हैं, केवल प्री की बात कर रहा हूं, सब इंस्पेक्टर प्री, एसआई प्री, सब इंस्पेक्टर प्री का जो तैयारी कर रहे हैं, केवल प्री की बात कर रहा हूं क्योंकि मेंस में है। तो सब इंस्पेक्टर प्री का तैयारी जो कर रहे हैं उसमें भी नहीं है, क्योंकि गणित का जो सिलेबस है ना वो वर्ग 3 को ही उठा के डाल दिया है सब इंस्पेक्टर प्री में। केवल वो गणित के पेडागोजी को हटा करके पूरे सिलेबस को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो वर्ग 3 का जो पेपर देंगे और सब इंस्पेक्टर प्री का जो पेपर देंगे उनको नहीं मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी व्यापम के दूसरे एग्जाम्स, आरआई, पटवारी, मंडी, जितने भी एग्जाम्स व्यापम के दूसरे हैं, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, पीएससी के लगभग सारे एग्जाम्स, पीएससी के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, एडीआई हो गया, एसीएफ हो गया, एई हो गया, पीएससी प्री हो गया, पीएससी मेंस हो गया, सेंट्रल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब में रहेगा। ये नहीं रहेगा केवल ये 2 एग्जाम में, लेकिन इसको पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा। अभी पढ़ लीजिए जो वर्ग 3 सेपरेट वर्ग 3 वाले हैं और जो एसआई प्री वाले हैं वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एसआई वालों के लिए तो मेंस में काम आ जाएगा ये, एसआई मेंस में तो है ये। और वर्ग 3 वालों का क्या पता, सिलेबस जैसा ही कह रहे हैं चेंज हो गया तो डाल दे। और पढ़ने लायक तो यही है, साधारण ब्याज में तो कुछ पढ़ने लायक था ही नहीं यार, सिंपल सा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, समझने लायक तो पूरा यही है। अभी प्रश्न भी आया था, आप देखे होंगे अभी अमीन पटवारी के एग्जाम में, यहां से तो पढ़ लीजिए, दूसरे एग्जाम्स में काम आ जाएगा। अगर वर्ग 3 में नहीं भी रहता है आगे चल के तो दूसरे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा ये। और इसको होल्ड पे डाल के दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो लिंक बनाना बहुत जरूरी है। साधारण ब्याज के जस्ट बाद ही पढ़ा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज को। अब इसको होल्ड पे डाल के कभी बाद में पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, साधारण ब्याज को फिर से मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना साधारण ब्याज को समझे चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा ही नहीं आपसे। आगे चल के प्रश्न साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मर्ज करके आएंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस को लेकर के प्रश्न बनते हैं बहुत सारे। तो इसको पढ़ लीजिए, जिनके सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ लीजिए, ये दोनों वाले भी इसको पढ़ लीजिए। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज को सीधे सीधे आप लिंक करेंगे सावधि जमा खाते से। ध्यान से समझना थोड़ा कहानी को। सावधि जमा खाता का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो सावधि जमा खाते में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना होती है, ऐसा पूरा 9th और 10th का बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। सावधि जमा खाता क्या होता है, तो एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा की जाती है। सावधि जमा खाते में एक निश्चित राशि आप जमा करेंगे एक निश्चित समय के लिए, और उस निश्चित समय के बाद जाइए अपना मूलधन जो था और साथ में ब्याज बैंक से ले लीजिए आप। लेकिन यहां पर सीधे सीधे जितने का भी आप फिक्स डिपॉजिट चाहते हैं उतना अमाउंट आपको शुरू में ही देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का एफडी कराया है, 5 लाख रुपए का आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है, तो शुरू में ही आपको पूरा 5 लाख देना पड़ेगा बैंक को। आपने 5 लाख रुपए का एफडी कराया है मान लीजिए 10 वर्ष के लिए, तो 5 लाख रुपए शुरू में ही बैंक को दीजिए,
उसके बाद 10 साल तक अपना पैसा भूल जाइए। 10 साल के बाद जाइए, आपका जो मूलधन 5 लाख है वो प्लस अच्छा खासा ब्याज आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है? बीच में पैसा आप नहीं निकाल सकते। अब ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते क्या, बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ गया तो भी नहीं निकाल सकते क्या, तो ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते। आप ही का पैसा है 5 लाख, जब चाहो तब ले लो उसको बैंक से। लेकिन ऐसा है कि बीच में अगर आप पैसा लोगे तो फिर आप से जो ब्याज की बात हुई थी वो ब्याज वगैरह नहीं मिलेगा, नहीं के बराबर ब्याज मिलेगा। बस मान के चलो मूलधन आपको प्राप्त होगा आपका। अगर आप फिक्स डिपॉजिट को बीच में ब्रेक करते हो, इसीलिए बोलते हैं कि एफडी तोड़ दिए, इमरजेंसी था। समझ आ रहा है? एफडी तोड़ना पड़ेगा, इमरजेंसी है। एफडी को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैंने 10 साल के लिए फिक्स कराया है 5 लाख रुपए, तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि 10 साल बाद ही अपना एफडी को जो है 5 लाख रुपए और साथ में उसका ब्याज लेके आऊं मैं। बीच में अगर आपने तोड़ा तो जो ब्याज की बात हुई थी वो ब्याज नहीं मिलेगा, नहीं बराबर मिलेगा। मतलब बीच में अगर आपने 4-5 साल में तोड़ दिया एफडी को, तो जो ब्याज का पैसा है वो नहीं मिलेगा। मान के चलिए मूलधन आपको आपका मिल जाएगा 5 लाख रुपए। पॉलिसी वगैरह में डालोगे ना, एलआईसी का पॉलिसी हो गया, एसबीआई का पॉलिसी हो गया, उसमें अगर पैसा डालोगे ना तो फिर मूलधन भी नहीं मिलता। अगर आप जो फिक्स टाइम पीरियड है उसके पहले पैसा लेना चाहोगे तो बहुत सारे पॉलिसीज में तो मूलधन भी नहीं मिलेगा आपको, जो आपका था कम होकर पैसा मिलता है। समझ आ रहा है? लेकिन बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाले हो आप, फिक्स डिपॉजिट का मतलब सावधि जमा खाते में आप 5 लाख रुपए डाले हो 10 साल के लिए, तो फिर 10 साल के बाद जाओ अपना मूलधन और साथ में ब्याज ले लो। तो सावधि जमा खाते में वो बड़ी रकम, वो मोटी रकम आपको शुरू में ही बैंक को देनी पड़ती है। समझ पा रहे हैं? तो एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा की जाती है। उस निश्चित समय के बाद आप जाएंगे, आपका मूलधन और साथ में जो ब्याज है वो बैंक से लेंगे। बीच में इमरजेंसी पर आप अपना एफडी को तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस ब्याज की बात हुई थी वो ब्याज नहीं मिलेगा। मान के चलिए मूलधन बस आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जो ब्याज की गणना होगी उसी को क्या बोलते हैं आप? चक्रवृद्धि ब्याज। बचपन से ऐसा रटाया गया है कि ब्याज पर ब्याज, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये ब्याज पर ब्याज क्या है, ये आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखना प्रतिशत पूरा घुसेगा इसमें। अभी याद है प्रतिशत वगैरह? पूरा प्रतिशत का एंट्री होगा इसमें। अभी 1000 रुपए मान लीजिए मैंने 10% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया। 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया। 1000 रुपए मैंने 10% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट मतलब सावधि जमा खाते में जमा किया। अब यहां पर एक बात प्रश्न में बोलेगा कि ब्याज की गणना कैसी होनी है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही, ये सब बोलेगा। तो अभी मैं ब्याज की गणना कैसी लेके चल रहा हूं? वार्षिक, ईयरली। ब्याज का जो कैलकुलेशन है उसको मैं ईयरली लेकर के चल रहा हूं। प्रश्न में बोलेगा ईयरली है कि हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है, तो अभी मैं ईयरली लेकर के चल रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 1000 रुपए मैंने बैंक में जमा किया है 10% वार्षिक दर पे 3 साल के लिए। कौन से अकाउंट में? सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यहां पर एक लाइन लिखा हूं मैं, ब्याज की गणना कैसी होनी है? वार्षिक। किस प्रकार से बैंक आपके ब्याज की गणना करेगा? ध्यान से समझो। बैंक क्या करेगा? पहले वर्ष का ब्याज निकालेगा आपका, पहले वर्ष का ब्याज। क्योंकि ब्याज की गणना वार्षिक होनी है तो बैंक पहले वर्ष का ब्याज निकालेगा। चलो पहले वर्ष का ब्याज 1000 का 10%, सीधे सीधे लिखूंगा। 1000 का 10% कितना आया? 100। सिंपल सी बात है ना। 10% वार्षिक दर मतलब एक वर्ष में दर कितना है? 10%। तो सीधे 1000 का 10% कितना रुपया आया? 100। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना आया? 100। अब चूंकि आपने पैसा जमा किया फिक्स डिपॉजिट में, मतलब आप 3 साल के बाद आओगे तो आपका 1 साल के बाद का जो ब्याज आया, पहले साल का जो ब्याज आया 100, इस 100 रुपए को बैंक अपने काम में लगाएगा, फायदा कमाएगा। क्योंकि बैंक को पता है कि आप कब आओगे? 3 साल बाद। तो बैंक फायदा कमाएगा तो इसको अपने काम में लगाएगा। काम में लगाने का मतलब किसी और को ऋण दे देगा, लोन दे देगा। खुद फायदा कमा रहा है तो आपको फायदा देने के लिए क्या लिखेगा? वो नया मूलधन।
नया मूलधन क्या हो जाएगा, पुराने वाले मूलधन में इस ब्याज को जोड़ करके नया मूलधन आपके लिए क्या बना दिया, 1100। अब दूसरे वर्ष का ब्याज बैंक जो आपको देगा, दूसरे वर्ष का ब्याज बैंक जो आपको देगा वो 1100 रुपए पर देगा। 1100 का 10%, 1100 का 10% कितना हुआ, 110। वापस से बैंक इसको अपने काम में लगाएगा, क्योंकि बैंक को पता है कि आप तो 3 साल बाद आने वाले हैं, तो आपको भी फायदा देने के लिए वो क्या करेगा, नया मूलधन लिखेगा। नया मूलधन कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 110 कितना हो गया, 1210। अब तीसरे वर्ष का ब्याज बैंक जो आपको देगा वो 1210 रुपए पर देगा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज 1210 का क्या लिखूंगा, 10%। 1210 का 10% कितना आएगा, 121। 3 साल खत्म, आप पहुंच गए पैसा लेने, तो आपको पैसा जो लौटाएगा बैंक उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, या परिपक्वता राशि भी बोलते हैं इसको, चक्रवृद्धि मिश्र धन या परिपक्वता राशि, अमाउंट इंग्लिश में बोलते हैं। कितना हो जाएगा, 1210 में 121 जोड़ करके आपको लौटा दिया कितना रुपए, 1331। समझ आ रहा है। वापस से देखिए क्या क्या हुआ है, डिटेल्ड प्रोसीजर है। अगर ये आप याद कर लिए ना, इसको डेटा के साथ इसको याद ही कर लिए, तो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटीड ले रहा हूं मैं, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। इसको एकदम रट लेना। 1000 रुपया, ये एग्जाम्पल ही रट लेना पूरा। 1000 रुपया 10% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए मैंने जमा किया है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। 1000 रुपए 10% वार्षिक दर पे 3 साल के लिए। ब्याज की गणना कैसी होनी है, वार्षिक। ब्याज की गणना होनी है वार्षिक। ब्याज की गणना वार्षिक होने का मतलब हर साल का ब्याज बैंक कैलकुलेट करेगा। तो पहले साल का ब्याज निकाला, किस पर निकलेगा, पहले साल का ब्याज 1000 पर। 10% वार्षिक दर, वार्षिक मतलब एक वर्ष में दर कितना है, 10%। तो सीधे 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना आया, 100। तो पहले साल का ब्याज निकला 100। अब इस 100 रुपए को बैंक अपने काम में लगाएगा, फायदा कमाएगा, तो आपको फायदा देने के लिए नया मूलधन लिखेगा। नया मूलधन हो गया 1000 प्लस 100 मतलब कितना, 1100। अब दूसरे वर्ष का ब्याज जो बैंक आपको देगा वो 1100 रुपए पर देगा। 1100 का 10% कितना हो गया, 110। अभी से 110 रुपए को बैंक अपने काम में लगाएगा, फायदा कमाएगा, तो आपको फायदा देगा, नया मूलधन लिखेगा। नया मूलधन 1100 में 110 को जोड़ा कितना हो गया, 1210। अब तीसरे वर्ष का ब्याज बैंक जो आपको देगा वो 1210 रुपए पर देगा। 1210 का 10% कितना हो गया, 121। चूंकि 3 साल खत्म, आप पहुंच गए पैसा लेने, तो आपको जो पैसा बैंक लौटाएगा उसको क्या बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन, मतलब अमाउंट या परिपक्वता राशि। 1210 में 121 जोड़ के कितना लौटा दिया आपको, 1331। अब अगर मैं ब्याज की बात करूं कि ब्याज कितना रुपया बना मेरा, तो ब्याज कितना रुपए बना, एक तरीका यह है कि पहले साल का 100, दूसरे साल का 110 और तीसरे साल का 121। ब्याज कितना बना मेरा, 331। जो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा बना वो 331 बना। दूसरा तरीका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज बताने का, दूसरा तरीका यह है कि जो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है इसमें से मैं मूलधन को क्या करता हूं, माइनस। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया है, 1331। इसमें से मैं 1000 जो कि मेरा ही था उसको माइनस किया, तो भी ब्याज का कितना रुपया बन रहा है, 331। मैंने बैंक को दिया 1000 और बैंक ने मुझे कितना दिया, 1331। तो जो ब्याज बना ये कितना बन रहा है, 331। डिटेल्ड प्रोसीजर तो ये आपके सामने है, एकदम डिटेल्ड प्रोसीजर है ये जानेंगे तो काम बहुत आसान होगा। अभी मैं प्रतिशत से इसको लिंक करूंगा। फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के प्रश्न भी नहीं बनने वाले। प्रश्न ऐसे आएंगे जो बिना फॉर्मूला के भी नहीं बनेंगे। तो फॉर्मूला भी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन फॉर्मूला कहां से आया उसके लिए ये डिटेल्ड प्रोसीजर पहले समझिए। प्रतिशत का एंट्री होगा इसमें, और कल देखना, कल जो लेक्चर दूंगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। बुक में जो कुछ भी लिख दिया है, बुक में सीधे फॉर्मूले लिख दिया है, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। समझाने लायक चैप्टर तो ये है। ये समझ पा रहे हैं क्या क्या हुआ है। ब्याज की गणना वार्षिक का मतलब हर वर्ष के ब्याज का कैलकुलेशन बैंक करेगा। पहले वर्ष का मतलब एक ही वर्ष, कौन सा, पहला वर्ष। और दर क्या है, वार्षिक है ना, दर वार्षिक है तो सीधे 1000 का 10% लिखो ना सर, 10% वार्षिक है।
तो 1000 का 10% एक साल का ब्याज, और वो कौन सा साल है? पहला साल। 1100 का 10% एक साल का ब्याज, और वो कौन सा वर्ष है? दूसरा वर्ष। 1210 का 10% एक साल का ब्याज, और वो कौन सा वर्ष है? तीसरा वर्ष है। ये फायदा मिलेगा आपको। लिखे यहां तक? तो साधारण ब्याज में क्या हो रहा था, थोड़ा सा याद करो। हर वर्ष ब्याज कितना बन रहा था? 100 रुपया। याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि हर वर्ष मूलधन क्या था? 1000। सोच पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हर वर्ष ब्याज 100 रुपए बन रहा था। क्यों? क्योंकि हर वर्ष 1000 पे ही ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा था। यहां पर हर वर्ष ब्याज बढ़ता जा रहा है। 100, 110, 121। क्यों? क्योंकि हर वर्ष मूलधन बढ़ता जा रहा है। पहले वर्ष 1000 पे ब्याज की गणना हुई, दूसरे वर्ष 1100 पे, और तीसरे वर्ष 1210 पे। नोट किए पूरे को? देखो, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा कोई फॉर्मूला आपने बचपन से नहीं पढ़ा है। चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। एक ही बार में चक्रवृद्धि ब्याज बता देंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि हर वर्ष मूलधन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि हर वर्ष मूलधन क्या रहता है? सेम। तो एक साल का निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 साल का निकल गया। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 साल का निकल गया। लेकिन यहां पर यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समय चलो 3 साल लिख दिया, दर चलो मैं 10% लिख दिया, मूलधन को क्या लिखूंगा? पहले साल का मूलधन 1000 है, दूसरे साल 1100 पे ब्याज का गणना हो रहा है, तीसरे साल 1210 पे। इसीलिए बचपन से अपन को ऐसा कोई फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं पढ़ाया गया है। साधारण ब्याज का पढ़ाया गया है, क्योंकि वहां पर मूलधन हमेशा सेम होता है। तो एक साल का निकाल के मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं तो 3 साल का, मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 4 साल का। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसीलिए साधारण ब्याज का यह फॉर्मूला होता है, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं होता है। यह बात समझ आई? दूसरी बात, ब्याज पर ब्याज क्यों बोलते हैं, इस बात को समझो। अब ब्याज पर ब्याज इसको क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज कितना निकला? 100। अब इसको पुराने वाले मूलधन में जोड़ के नया मूलधन कितना लिखे? 1100। अब दूसरे साल का ब्याज किस पे दे रहे हैं? 1100 पे। मतलब पहले साल का जो ब्याज मिला उस पे भी दूसरे साल क्या हो रहा है? ब्याज मिल रहा है। अरे पहले साल 1000 पे दिए, वो तो मेरा ही था। दूसरे साल 1100 पे ब्याज मिल रहा है मेरे को। मतलब पहले साल का जो ब्याज था उस पर भी दूसरे साल क्या मिल रहा है? ब्याज। देख पा रहे हो ना यार? वो 100 जुड़ा है ना 1000 में, कितना बना? 1100। दूसरे साल ब्याज किस पर मिल रहा है? 1100 पर। 1000 तो मेरा था चलो, लेकिन पहले साल का जो ब्याज था वो जुड़ा 1000 में, और दूसरे साल जो ब्याज मिल रहा है वो 1100 पर मिल रहा है। इसका मतलब ब्याज पर भी ब्याज कमा रहे हैं अपन। देखो फिर से ब्याज कितना है? 110। 110 फिर से जुड़ गया, मतलब पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। इसीलिए बचपन से ऐसा रटा दिया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज। क्लियर है यहां तक बातें सारी? चलो अब परसेंटेज का थोड़ा समझना। मेरे को बताओ, ये सब पढ़े अपन। 150 रुपए में अगर मैं 20% का वृद्धि करूंगा, 150 रुपए में अगर मैं 20% का वृद्धि करता हूं, तो नया मान बताने का 2 तरीका सिखाया था, याद आ रहा है क्या? नया मान बताने का 2 तरीका। पहला तरीका क्या था? वृद्धि कितना किए बता दो सर, कितना किए? 150 का 20%। 150 का 20% कितना आएगा? तो 150 का 20% कितना आ जाएगा बोलो? तो 150 का 20% क्या आएगा? 30। 30 का वृद्धि किए तो नया मान बताने के लिए 150 में 30 को जोड़ दीजिए। अब 150 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका याद आ रहा है? क्या था? डायरेक्ट लिखेंगे 150 का कितना परसेंट? 120। यहां से भी उत्तर कितना आएगा? याद है ये सब? ये सब तो पूरा प्रतिशत, पूरा लाभ हानि भर में चला है। 150 रुपए में अगर मैं 20% वृद्धि करने की बात कर रहा हूं तो पहला तरीका 150 का 20% लिखिए और 150 में जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका सीधे सीधे 150 का कितना परसेंट लिखिए? 120%। अरे ये सब तो याद होगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। इनिशियल डेटा कितना है? 1000। 1000 का 10% निकाले आप और 1000 में जोड़ दिए।
1000 का 10% निकाले 100 आया और 1000 में जोड़ दिए। जैसे यहां पर 150 का 20% निकाल के 150 में जोड़ दिए। देखो तो एक बार 150 का 20% निकाले और 150 में जोड़े, इसका मतलब 150 में क्या हुआ 20% का वृद्धि। तो वैसे ही यहां पर समझो 1000 का 10% निकाले और 1000 में जोड़े, इसका मतलब पहले साल 1000 में क्या हुआ 10% का वृद्धि हुआ ना यार। 1000 का 10% निकाल के 1000 में जोड़ने का मतलब 1000 में 10% का वृद्धि पहले साल हुआ। अब मैं उसको ऐसा ना लिख करके सीधे ऐसे लिख दूंगा 1000 का कितना परसेंट 110%, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी तो क्या आएगा 1100। आप 1000 का 10% लिख के 1000 में जोड़ रहे हो, मैं सीधे 1000 का 110% लिख रहा हूं, बात तो एक ही है। 1000 का 10% निकाले और 1000 में जोड़े, मतलब 1000 में 10% का वृद्धि हुआ पहले साल, तो मैं उसको ऐसे लिख दिया 1000 में 10% का वृद्धि कितना आ गया 1100। फिर दूसरे साल क्या हुआ देखो तो एक बार 1100 का 10% निकाले, देख पा रहे हैं, और 1100 में जोड़ दिए, इसका मतलब दूसरे साल 1100 में क्या हुआ 10% का वृद्धि। तो दूसरे साल 1100 में 10% का वृद्धि हुआ, तो दूसरे साल 1100 में 10% का वृद्धि, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1100 का कितना 110%, कितना आ जाएगा 1210। आप 1100 का 10% निकाल के 1100 में जोड़ रहे हो, मैं सीधे 1100 का 110% निकाल रहा हूं, तो भी तो मेरा कितना आ रहा है 1210। फिर तीसरे साल क्या हुआ देखो 1210 का 10% निकाले और 1210 में जोड़ दिए, मतलब तीसरे साल भी क्या हुआ 1210 में 10% का वृद्धि। तो आप 1210 का क्या निकालो सीधे सीधे 110%, उत्तर आपको क्या मिल जाएगा 1331। ये देखिए सीधे आपको क्या मिलेगा 1331। वापस से रीड कर रहा हूं, देखो क्या क्या हो रहा है। इनिशियल डेटा क्या था 1000, 1000 का 10% लिखे 1000 में जोड़े, कहने का मतलब पहले साल 1000 में क्या हुआ 10% का वृद्धि, 1100 आया। 1100 का 10% निकाले 1100 में जोड़े 1210 आया, मतलब दूसरे साल 1100 में क्या हुआ 10% का वृद्धि। 1210 का 10% निकाले और 1210 में जोड़े, मतलब तीसरे साल फिर से क्या हुआ 1210 में 10% का वृद्धि। इसका मतलब यहां पे समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है। अगर ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ हर वर्ष मेरा धनराशि बढ़ेगा, हर वर्ष मेरा जो धनराशि है ये बढ़ेगा। समझ आ रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक का मतलब हर वर्ष मेरा धनराशि बढ़ेगा। अब कोई बोला कितना बढ़ेगा बताओ सर, कोई बोला कितना बढ़ेगा बताओ, कितना बढ़ेगा, तो वार्षिक दर जितना है उतना ही परसेंट बढ़ेगा। वार्षिक दर जितना है उतना परसेंट बढ़ेगा, वार्षिक दर जितना है उतना परसेंट बढ़ेगा। सोच पा रहे क्या लिखा हुआ। अरे देखो ना, ब्याज की गणना वार्षिक का मतलब एक एक वर्ष का ब्याज निकलेगा। पहले वर्ष का ब्याज निकला नया मूलधन, नए मूलधन पर दूसरे वर्ष का ब्याज निकला नया मूलधन, नए मूलधन पर तीसरे वर्ष का ब्याज निकला चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब पहले वर्ष का ब्याज दर कैसा रहेगा वार्षिक, तो सीधे 1000 का 10%। दूसरे वर्ष का ब्याज दर कैसा है वार्षिक, तो 1100 का 10%। तीसरे वर्ष का ब्याज दर कैसा है वार्षिक, तो सीधे 1210 का 10%। इसका मतलब पहले साल क्या हुआ देखो ना, दर वार्षिक देगा प्रश्न में, ये तो आप जानते ही हैं हमेशा दर कैसा देगा वार्षिक। इसका मतलब ब्याज की गणना वार्षिक का मतलब हर वर्ष का ब्याज निकलेगा और मेरा धनराशि बढ़ता जाएगा। तो वही लिखा हूं मैं कि ब्याज की गणना वार्षिक का मतलब हर वर्ष मेरा धनराशि बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, वार्षिक दर जितना परसेंट है उतना परसेंट बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये प्रश्न है मेरे सामने, तो मैं सीधे इसको क्या रीड करूंगा, मेरा धनराशि हर साल कितना परसेंट बढ़ रहा है 10%। पूरा न्यूमेरिकल देखो ना वही लिखा हुआ है। 1000 का 10% लिखकर 1000 में जोड़ा 1100 आया, 1100 का 10% लिख के 1100 में जोड़ा 1210 आया, 1210 का 10% लिख के 1210 में जोड़ा कितना आया 1331। अब उसको मैं ऐसा ना करके ऐसा कर दिया, 1000 का 10% लिख के 1000 में जोड़ने का मतलब 1000 में 10% का वृद्धि 1100।
1100 का 10% लिख के 1100 में जोड़ने का मतलब 1100 में 10% का वृद्धि 1210, 1210 में 10% लिख करके 1210 में जोड़ने का मतलब 1210 में 10% का वृद्धि कितना आया 1331।